आई गेस वी आर एब्सोल्युटली लाइव। फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लाइव आए कि नहीं आए। तब तक आप सबका फर्ज बनता है कि आप सब मुझे कंफर्म करके बताओगे कि हमारा ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है या नहीं है। आज अपन एक शानदार इंडेक्स को एकदम बेहतरीन तरीके से कह देंगे सरक सरक सरक। मतलब ये एक्चुअली अपन ऐसा कहते हैं जब भी हमको इंडेक्स खत्म करते हैं तो हम ये चीज कहते हैं। चलो ठीक है, मेरे को वॉइस वगैरह प्रॉपर है। हेलो प्रियंक, हेलो राधा, हेलो ऐश्वर्या, हेलो नीलेश, हेलो भरत, हेलो साक्षी। आधे तो अपने क्लास वाले बच्चे दिख रहे हैं मेरे को इधर। हेलो सुमित, क्या बात है सुमित। हेलो संकेत, हेलो पल्लवी, हेलो एवरीवन। राहुल कहता है देखो देखो वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। अच्छा ठीक है चलो। सो वे वोंट वेस्ट टाइम। आपको लाइव देखना आ गया, वो कहता है मैं तो रिकॉर्डेड देखता हूँ। क्या बात है, ठीक है। अच्छा दानिश, दानिश भाई आ गए, चलो ठीक है। हेलो नेहा, हेलो कृष्णा, हेलो सचिन, हेलो अंकित, हेलो प्रिया, हेलो सेजल, हेलो जय, अरे जयशील इतने टाइम बाद दिखा भाई तू। हेलो दीपा, हेलो यश। अच्छा एडू पेट विथ SR के, ये क्या नाम है, बढ़िया नाम है भाई। चलो हेलो ओंकार, ओम प्रकाश, हेलो शुभम, हेलो साक्षी। चलो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुना, अपन करने क्या वाले इधर, ठीक है। वी आर हियर टू रिवाइज इंडेस 103। हम 100% रिवीजन करेंगे, ठीक है। मैं रिवीजन कर रहा हूं तो रिवीजन के अंदर हम क्या क्या चीज का रिवीजन करेंगे। हम यहाँ कंसेप्ट तो रिवाइज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ऑफकोर्स अगर आपने मेरे से पढ़ रखा है तो आपको एकदम बेहतर समझेगा। अगर आपने किसी और से भी पढ़ रखा है तो नोट्स को खुले रखना, ठीक है। उसके अलावा हम कंसेप्ट के साथ साथ क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन। मतलब इस रिवीजन वीडियो के थ्रू आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और हम उसका क्या करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, उसके अलावा अगर आपको ये किताब खरीदनी है तो दिस किताब इज अवेलेबल ऑन मेक माई डिलीवरी, ठीक है। चालू करने के पहले बता दूं, और उसके अलावा अगर आपको मेरे लेक्चर्स लेने हैं तो मेरे लेक्चर्स बीबी वर्चुअल्स के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। आप जाओगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सेक्शन में तो 2 बैच है मेरे। एग्जाम ओरिएंटेड इज लाइक ऑफ रेगुलर बैच फुल कोर्स जैसा, और फास्ट ट्रैक बैच है, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी अगर आपको जरूरत है तो आप ऑप्ट कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स को भी आप बता सकते हो। चलो ठीक है, समझ गया किस तरीके से करने वाले, ओके। और मैं बता रहा हूं इतने बेहतरीन तरीके से आपको रिवाइज कराऊंगा ना, मतलब एकदम आप बोलोगे सर आज तो क्या रिवीजन करवाया सर आपने। मतलब कॉन्सेप्ट्स उसमें जो मैंने क्लास में ना, आपको पता है मैंने एग्जांपल्स वगैरह लिखाए थे आपको क्लास के अंदर, जैसे हम क्लास में चीजें लिखकर समझते हैं, वो सब लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए। मेरा जो लिखा हुआ है मैंने आपको क्लास में लिखाया था, पता है, तो वो सब तुम्हारे पास होगा। वो सब पूरा एकदम मस्त तरीके से रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। ऑफकोर्स आप बोलोगे सर ये पूरा डाल दो ना टेलीग्राम पे। आई कांट पुट एवरीथिंग ऑन टेलीग्राम, है ना, मैं क्लास में वो लिखाता हूं। बट यस, ये जो चार्ट है, चार्ट जिस चार्ट के अंदर हम मालूम पड़ता है कि हमको 103 में क्या क्या पढ़ना है, ये चार्ट मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा बस, ठीक है। मेरा टेलीग्राम कहां से मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना भाई साहब, ठीक है। चलो इनिशियल ज्ञान दे दिया 2-3 मिनट, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द रिविजन इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहला इंडेक्स का नंबर क्या है सर, इंडेक्स का नंबर है 103। सर नाम क्या है इसका, बिजनेस कॉम्बिनेशन। मैं पहले बता दूं May 23 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, एग्जाम में प्रकट हो सकता है। सर कितने पॉइंट हमको पढ़ने हैं, हमको अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी वी हैव टू स्टडी 9 पॉइंट्स, ठीक है। एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, बराबर। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन में क्या बोलता है, तो याद है अपन ने किताब के अंदर इसके बारे में कुछ लिखा था। हम कहते हैं इस बिजनेस कॉम्बिनेशन में 2 तरह की एंटिटी होती है। एक होता है एक्वायरर, अच्छा आप चाहो तो चैट बॉक्स में आंसर करते हुए चलेगा, रिवीजन होगा आपका, ठीक है। एक होगा एक्वायरर और एक होगा एक्वायरी। एक्वायरर बेसिकली पेरेंट कंपनी बनता है, एक्वायरी सब्सिडरी कंपनी हो जाता है, ठीक है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट एक्वायरर, तो जब भी एक्वायरर एक्वायरी के बिजनेस पे कंट्रोल ऑब्टेन करता है तो उसको हम कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये कंट्रोल ऑब्टेन करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप मोर देन 50% स्टेक एक्वायर कर लो, या फिर आप उस सेलिंग कंपनी के सारे असेट लायबिलिटी परचेज कर लो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको ना बेसिक ओवरव्यू देने का कोशिश किया था कि जब आप ये दोनों में से किसी भी तरीके से एक्विजिशन करते हो तो इफेक्ट कैसा दिखता है, देख लो। अब जब आप किसी भी कंपनी का मोर देन 50% स्टेक खरीदते हो तो उस केस में क्या होता है, आप पेरेंट बन जाते हो, वो कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाती है सामने वाली। अब पेरेंट जो होता है वो 2 तरह के फाइनेंशियल्स बनाता है, एक बनाता है एसएफएस, एक बनाता है सीएफएस। एसएफएस बनाता है एज पर इंडेक्स 27, सीएफएस जब वो बनाता है, बराबर, सीएफएस वो 2 समय बनाता है, एक सबसे पहले जिस दिन ये एक्विजिशन हुआ है, और एक जब वो एवरी ईयर एंड पे बनाएगा। तो जिस दिन वो एक्विजिशन हुआ है, सर ये कैसा एक्विजिशन है, यही एक्विजिशन है, जिस दिन एक्विजिशन हुआ है उसको बोलते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन। उस दिन का जो सीएफएस है वो आपको 103 सिखाता है, बराबर। और 110 जो है वो आपको एवरी ईयर एंड का सीएफएस सिखाता है। ये हो गया कंसेप्चुअली ज्ञान, ठीक है।
सब्सिडरी के अंदर क्योंकि आपने इसे स्टेक खरीदा है तो सब्सिडरी भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, सब्सिडरी अपने फाइनेंशियल बनाता हुआ चलेगा, ठीक है, उसका अपन अकाउंटिंग नहीं देखते। ओके उसके अलावा कंट्रोल एक्वायर करने का दूसरा तरीका क्या था सर, आप उस कंपनी के सारे असेट लायबिलिटी परचेस कर लो। ऐसे केस में सेलिंग कंपनी बंद हो जाती है और जो परचेजिंग कंपनी है वो एसएफएस हो या सीएफएस हो, दोनों के अंदर सारे के सारे असेट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेता है, किसके, एक्वायरी के। यहां ईयर एंड के सीएफएस के बात नहीं आएगी बिकॉज सेलिंग कंपनी तो क्लोज हो चुकी है, तो किसके ईयर एंड का सीएफएस बनाओगे आप। यह अपन ने कंसेप्चुअली ज्ञान सीखा था, आपको याद आना चाहिए वाला पार्ट। यस परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। यह था अपना पहला पॉइंट विच वाज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कंट्रोल। कंट्रोल मैंने बताया दो तरीके से आ सकता है ना, या तो आप स्टेक परचेस कर लो या फिर आप सारे असेट लायबिलिटी परचेस कर लो। अब ये कंट्रोल का जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो 110 के अंदर कवर्ड है, वो 110 में पढ़ने का, ठीक है, बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा हम क्या कहते हैं, थर्ड पॉइंट इज बिजनेस। और नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है, हम जब कहते हैं ना कि ये जो एक्वायरर है इट शुड ऑब्टेन कंट्रोल ओवर एक्वायरीज बिजनेस, हमको एक्वायरी के बिजनेस पे कंट्रोल लाना होता है। तो बिजनेस के होते हैं तीन एलिमेंट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जिस कंपनी को आपने खरीदा है उस कंपनी में ये अगर तीनों है तो ही हम कहेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन है। सपोज ए एक्वायर्ड एस लिमिटेड, बराबर, तो मैं कब कहूंगा कि ये एस और ये ए का एक्वेशन हुआ है, जब एस मीट्स द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, एस के अंदर इनपुट प्रोसेस आउटपुट तीनों है, तब जाके ए बोलेगा मैंने एस के बिजनेस पे एक्वेशन किया है। मैंने एग्जांपल भी दिया था, कभी कभी क्या होता है हम किसी शेल कंपनी को परचेस करते हैं, जैसे ए के एक्वायर शेल कंपनी जीतू लिमिटेड, तो शेल कंपनी के अंदर कोई इनपुट प्रोसेस आउटपुट नहीं होता है, बराबर क्या, तो भले ही ए के एक्वायर्स जीतू, बट क्योंकि जीतू कोई बिजनेस नहीं है तो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन भी नहीं होता है, ध्यान रखना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। यस। उसके अलावा हमने और क्या देखा था, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो है कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट। आपको मैंने बताया भी था ये 5 मार्क का क्वेश्चन यहां से निकल कर आ सकता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट, अपन समझने का ट्राई करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट का आपको मैंने एग्जाम्पल को समझाने का कोशिश किया था कि व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है आपने को यह चेक करना है कि क्या आपका सारा पीसी एक सिंगल असेट में कॉन्सेंट्रेटेड है क्या, इज योर होल पीसी कॉन्सेंट्रेटेड इनटू वन सिंगल असेट। इफ द आंसर इज यस तो बोलता है ये टेस्ट मीट हो गया, और क्योंकि आपका सारा पीसी एक ही असेट में कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब आपने मैक्सिमम सारा पीसी एक ही असेट के लिए पे किया है, तो बोलता है बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं, ये तो असेट एक्विजिशन हुआ, बराबर, इसलिए बोलता है। वापस से आपको चाहिए तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूं नोट्स के अंदर अपन ने कैसे डिस्कस किया था इसको, रुको दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये रहा अपना कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था, दिस इज सबसे पहले ऑप्शनल टेस्ट, ठीक है। क्या चेक करना है, वेदर होल पीसी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वन एसेट, अगर ऐसा है तो टेस्ट मीट हो गया। टेस्ट मीट हुआ मतलब ये बिजनेस नहीं, तो क्या है, ये एसेट एक्विजिशन है। उसके अलावा अगर टेस्ट मीट नहीं होता है तो ये बिजनेस होगा, बराबर। टेस्ट मीट नहीं हुआ मतलब आपने सारा पीसी एक एसेट के लिए नहीं, बहुत सारा एसेट के लिए पे किया, तो बिजनेस है ये, टेस्ट मीट नहीं होता है, ठीक है। ऑफकोर्स अभी इसके अंदर कैसे स्टेप्स है, तो पता है आपको, मैंने बताया था इसके अंदर 3 स्टेप फॉलो करना है आपको। सबसे पहले आप निकालोगे एडजस्टेड पीसी, जिसको इन लोग प्यार से बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट एक्वायर्ड। ये कैसे निकलता है, पीसी प्लस प्रीवियस लेड इन्वेस्टमेंट प्लस एनसीआई, असेट में सिर्फ कैश माइनस करना और लाइबिलिटी में सारी लाइबिलिटी एड बैक कर देना एक्सक्लूडिंग डीटीएल, ठीक है। अब ये आपको याद कैसे रहेगा, मैंने आपको हिंट दिया था, याद है हिंट, जो आपका स्टेप 6 होता है वो यही स्टेप है। स्टेप 6 जैसा सिमिलर है थोड़ा, स्टेप 6 मतलब पता है गुडविल जीबी पे ढूंढते वैसा, स्टेप नंबर 1। उसके बाद स्टेप नंबर 2, सिंगल मेजर क्लास ऑफ एसेट, जो भी आपने एसेट एक्वायर किए उसमें सबसे मेजर क्लास ऑफ एसेट कौन सा है, बराबर। तीसरा अपन टेस्ट कंडक्ट करेंगे, क्या, स्टेप 2 डिवाइड बाय स्टेप 1, आपको कोई परसेंटेज आएगा, अगर ये परसेंटेज 80 या 85 से ज्यादा है, 90 के आसपास है, तो उस केस में हम बोलेंगे टेस्ट मीट हो गया, मतलब जिसका डर था वही हुआ, आपने सारा पैसा एक ही एसेट के लिए पे किया है, तो ये बिजनेस नहीं हुआ, ये क्या हो गया, एसेट एक्विजिशन हो जाता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। यस परफेक्ट। ये था अपने कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट के बारे में। इसके अंदर एक सॉल्ट एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट है। एलडीआर मतलब मेरा मतलब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो काफी लोग बोलते हैं सर आप एलडीआर बताओ, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आईसीआई का एग्जांपल है, 5 मार्क का आ सकता है एग्जाम के अंदर, करके जाना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज असेट एक्विजिशन। इस दुनिया में अगर आपने किसी कंपनी के सिर्फ चंद असेट खरीदे तो उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, उसको असेट एक्विजिशन बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब अगर असेट एक्विजिशन हुआ तो ऐसे केस में क्या करना होता है, इफ देयर इज एन असेट एक्विजिशन, तो हमको बिजनेस कॉम्बिनेशन का अकाउंटिंग नहीं करना है, हम नॉर्मल असेट कैसे एक्वायर करते हैं वैसा अकाउंटिंग करेंगे। उसका अकाउंटिंग अपन 16, 38, 40 के अंदर सीख के आते हैं, बराबर क्या। तो अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कंसिडरेशन पे किया है, सपोज आपने 2-3 असेट एक्वायर किए और आपने एक्स्ट्रा कंसिडरेशन पे किया, तो जो भी आपने एक्स्ट्रा कंसिडरेशन पे किया है उसको उस असेट के फेयर वैल्यू के रेशियो में बांट देना, बराबर। अगर आपको मैं दिखाऊं, अपन ने इसको भी डिस्कस किया था अपने कंसेप्ट के अंदर, आ जाओ दिखाता हूं।
रुकना, ये रहा असेट एक्विजिशन। देखो क्या बोलता है, असेट एक्विजिशन का मतलब होता है जो बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है। हियर वी एक्वायर ओनली फ्यू असेट्स एंड नॉट फुल बिजनेस, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देता, सपोज आपने लैंड और प्लांट एक्वायर किया, ठीक है, कंसिडरेशन आपने कितना पे किया 18 करोड़, बट दोनों का फेयर वैल्यू मिला के 15 करोड़ ही होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक्स्ट्रा जो पे किया वो लॉस हो गया या गुडविल हो गया, ना मुन्ना ना, जो भी एक्सेस पे किया उसको आप फेयर वैल्यू के रेशियो में बांट देना, सिंपल। उसके अलावा अगर कोई आप लीगल कॉस्ट इंकर करोगे तो जिसके लिए आपने लीगल कॉस्ट इंकर किया है उसको उस वैल्यू में कैपिटलाइज कर देना। जैसे इस केस में मैंने लैंड के लिए लीगल कॉस्ट इंकर किया तो लैंड की वैल्यू में उसको ऐड कर देना, दैट्स इट, बराबर। बस इतना ऐसा डिस्कशन था। डे वन पे कोई गुडविल वगैरह अराइज मत करवा देना बस, ठीक है। ये था असेट एक्विजिशन के बारे में। उसके बाद अपन डिस्कशन करते हैं किसका, स्टेप नंबर 5, दैट इज पॉइंट नंबर 5, दैट इज अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला पार्ट है। मैंने आपको बताया था अगर 103 में अगर आप आ गए तो आपको सिंपल से 6 स्टेप फॉलो करने हैं। कितने स्टेप फॉलो करने? 6 स्टेप फॉलो करने। विस्तार में एक एक स्टेप को डिस्कस करते हैं। पहले वो 6 स्टेप याद कर लेते हैं सर, फटाफट चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताने का 6 स्टेप कौन से थे। सबसे पहला था सर स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर। एक्वायरर मतलब कौन? जिसने कंट्रोल ऑब्टेन किया है, बेसिकली पेरेंट कंपनी, ठीक है। सेकेंड स्टेप, डिटरमाइन द डेट ऑफ एक्विजिशन, किस दिन पे एक्विजिशन हुआ है, बिकॉज जिस दिन पे एक्विजिशन हुआ है उस दिन 103 अप्लाई करना है, बराबर क्या। तीसरा स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, बराबर पीसी अपने को निकालना होता है। चौथा स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ आईएनए, आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स, मतलब जब आप किसी कंपनी को पीसी दे रहे हो तो बदले में उसके सारे असेट लायबिलिटी परचेस करते हो, उसको बोलते हैं आईएनए, आइडेंटिफाइबल नेट असेट। पांचवा है एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट? सपोज आपने किसी कंपनी का 70% स्टेक एक्वायर किया, बराबर, तो जो स्टेक आपको बिलोंग नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई। और लास्ट पॉइंट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या जीबीपी, बराबर। ये 6 स्टेप अपने को फॉलो करने होते हैं। आगे अब एक एक स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहले एक्वायरर कौन? जिसके पास कंट्रोल आया। इसका एक एक्सेप्शनल केस अपन डिस्कस करेंगे बाद में, वो है रिवर्स एक्विजिशन, ठीक है। स्टेप नंबर 2, जिस दिन आपका कंट्रोल आया, डेट ऑफ एक्विजिशन, बराबर। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? वैसे तो क्वेश्चन में दी हुई रहती है, लेकिन कभी कभी मल्टीपल डेट दी है तो आपको सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस चेक करने पड़ेंगे कि डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सी है इसके लिए, ठीक है। आगे फिर आता है स्टेप नंबर 3, प्यारा स्टेप, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। अब पीसी में आप क्या क्या दे सकते हो पहले वो इमेजिन करो। सर हम पीसी में कैश या एसेट दे सकते हैं, अगर वो दिया तो फेयर वैल्यू पे कंसिडर करना। अच्छा, हम पीसी में शेयर्स डिबेंचर्स दे सकते हैं, वो भी दिया तो फेयर वैल्यू पे कंसिडर करना। उसके अलावा पीसी में आप डिफर्ड कंसिडरेशन दे सकते हो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफर्ड कंसिडरेशन, बराबर। डिफर्ड कंसिडरेशन का मतलब होता है एक ऐसा कंसिडरेशन जो आपने आज प्रॉमिस किया कि बाद में दूंगा, पक्का पक्का दूंगा, लेकिन बाद में दूंगा, कुछ सालों के बाद दूंगा, उसको बोलते हैं डिफर्ड कंसिडरेशन। तो डिफर्ड कंसिडरेशन को हमको कौन से वैल्यू पे कंसिडर करना होता है? हमको उसको प्रेजेंट वैल्यू पे कंसिडर करना होता है, बराबर। तो इसको लेकर मैंने नोटबुक में आपको एक एग्जांपल भी दिया था, आपको दिखा दूं एग्जांपल क्या था, देखोगे तो एकदम बढ़िया रिकॉल हो जाएगा आपको। आ जाओ इधर, देखो डिफर्ड कंसिडरेशन। मैंने यहां क्या बोला कि हम कुछ 200 करोड़ पे करेंगे एज डिफर्ड कंसिडरेशन आफ्टर 2 ईयर्स, बराबर। तो हमने क्या किया था, इसको पीसी में ऐड तो किया लेकिन प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड किया। तो हमारा पीसी कितना हो जाता है उस केस में? पीसी हमारा हो गया 265.29, 100 कैश और 165.29 डिफर्ड कंसिडरेशन। उसके अलावा अब ये जो डिफर्ड कंसिडरेशन है पीसी में तो आपने प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड कर दिया। अब एवरी ईयर के एंड पे क्या करेंगे इसका? तो एवरी ईयर के एंड पे इसका मीठा मीठा प्यारा प्यारा क्या कर देना, अनवाइंडिंग कर देना भाई साहब, ठीक है। ये अनवाइंडिंग वाली चीज हम इंडेक्स 16 में सीखते, पता है क्या? प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू तक जाने की जर्नी होती है अनवाइंडिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट टू प्रोविजन, इंटरेस्ट टू प्रोविजन ऐसे हर साल की अनवाइंडिंग करेंगे। ये आपको मैंने ऐसी वर्किंग भी हाँ इस केस में दिखाई थी। बस इंटरेस्ट टू प्रोविजन में इंटर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रोविजन आपका बढ़ जाएगा, सिंपल। ये था आपका डिफर्ड कंसिडरेशन के रिगार्डिंग। सर क्या मस्त रिवीजन हो रहा है, एकदम नोट फॉर दिखा के भाई, मैं बोला ना मजबूत रिवीजन होने वाला, मजा आएगा आपको। अच्छा आगे देखते हैं। उसके बाद देयर कैन बी सम कंटिंजेंट कंसिडरेशन ऑल्सो। सर ये कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्या होता है? कंटिंजेंट कंसिडरेशन मतलब ऐसा कंसिडरेशन जो आप फ्यूचर में पे करोगे लेकिन अगर कुछ कंडीशन मीट हुआ तो ही पे करोगे। तो सर डिफर्ड और कंटिंजेंट में फर्क क्या हुआ? डिफर्ड हम फ्यूचर में पे करेंगे, पक्का पक्का पे करेंगे। कंटिंजेंट भी हम फ्यूचर में पे करेंगे लेकिन कुछ कंडीशन के मीट होने पे करेंगे। तो कंटिंजेंट कंसिडरेशन को पीसी में कौन से वैल्यू पे ऐड करें? इसकी फेयर वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दी रहती है, उस वैल्यू पे इसको पीसी में ऐड करना है। फेयर वैल्यू होती क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रेजेंट वैल्यू, बट आपको निकालनी नहीं होती है, इट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको लेकर भी मैंने एग्जांपल आपको दिया था, बराबर। जैसे हमने बोला कि वी विल पे 300 करोड़ कैश प्रोवाइडेड उनका प्रॉफिट एक्सीड करेगा नेक्स्ट 2 ईयर्स में। अब मैंने आपको बता दिया था कि डे 1 पे इसकी वैल्यू फेयर वैल्यू इज 190, तो पीसी में कौन से वैल्यू पे ऐड करूंगा? पीसी में मैं 190 करोड़ पे ऐड करूंगा, ठीक है। अच्छा एवरी ईयर के एंड पे क्या किया जाएगा इस कंटिंजेंट कंसिडरेशन का?
ठीक है, तो एक समरी आपको लिखाई थी, आपको याद रहेगा तो देख लो, समरी फॉर कंटिंजेंट कंसिडरेशन। डिपेंड करता है कि कंटिंजेंट कंसिडरेशन में आप क्या देने का प्रॉमिस कर रहे हो। अगर कंटिंजेंट कंसिडरेशन में आप कैश या वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स प्रॉमिस कर रहे हो, तो उस केस में डे 1 पे आप इसको पीसी में इंक्लूड कर लोगे फेयर वैल्यू पे, लेकिन ईयर एंड पे आप रीमेजर करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी वैल्यू बढ़ेगी या गिरेगी उसको आपको पीएनएल से रीमेजर करना पड़ेगा, बराबर। लेकिन अगर आपने कंटिंजेंट कंसिडरेशन में फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स देने का प्रॉमिस किया है, तो डे 1 पे तो आप पीसी में फेयर वैल्यू पे इंक्लूड करोगे, लेकिन एवरी ईयर के एंड पे इसका कुछ भी करने का आपको जरूरत नहीं है। ईयर एंड पे आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप कैश या वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स प्रॉमिस कर रहे हो ना, तो इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज पर 109। बट जब आप सिर्फ फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स देने का प्रॉमिस कर रहे हो, तो इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी, और इक्विटी कभी रीमेजर नहीं होता है। याद आया क्या आपको? यस, वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड साक्षी, परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये था कंटिंजेंट कंसिडरेशन के बारे में। अच्छा, इसमें एक और चीज है, कभी कभी अपन क्या करते हैं, कंटिंजेंट पेमेंट किसी इंप्लॉई शेयर होल्डर को प्रॉमिस भी करते हैं। जैसे मेरे केस में ये था, मैंने एके ने मुक्कू लिमिटेड को एक्वायर किया और जीतू को बोला कि तू मेरे को ज्वाइन हो जा। अब जीतू इस मुक्कू का शेयर होल्डर भी था और इंप्लॉय भी था। तो जीतू बोलता है ज्वाइन होगा तो मिलेगा क्या? तो हमने बोला जीतू तू 2 साल तक काम करेगा ना, आई विल गिव यू 25 करोड़ कैश। इस केस में जो जीतू को पेमेंट प्रॉमिस हो रहा है वो इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस हो रहा है, तो वो पीसी का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन यही पेमेंट अगर इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर प्रॉमिस होता तो ये पीसी का पार्ट शायद बन जाता। क्लियर है वाला पार्ट? यस, वेरी गुड यार, तुम लोग क्या चैट बॉक्स में धड़ाधड़ आंसर करो, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उसके अलावा पीसी में और क्या आता है? पीसी में आता है प्री कॉम्बिनेशन एसबीपी अवार्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कभी कभी क्या होता है, जो सब्सिडरी है, जो एक्वायरी है, उसका कोई शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड चालू रहता है। अब बीच में ही हम वो सब्सिडरी को टेक ओवर कर लेते हैं और हम उसका शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड भी टेक ओवर कर लेते हैं, बराबर। तो उस केस में जो प्री वाला अवार्ड होता है ना, प्री मतलब सपोज 5 साल का वेस्टिंग पीरियड था, 2 साल खत्म हो चुका था, 3 साल बाकी था, तो प्री मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का पीरियड। तो जितना भी 2 साल का अमाउंट होता है वो हम पीसी में ऐड कर देते हैं। उसका लॉजिक मैंने आपको क्लास वगैरह में बताया था, ठीक है, अपन लॉजिक्स में नहीं घुस रहे अभी इस केस में। तो प्री अभी इसमें 2 तरह का होता है, एक होता है रिप्लेसमेंट अवार्ड, जहां एक्वायरर एक्वायरी का अवार्ड टेक ओवर करके रिप्लेस करता है। तो प्री में अमाउंट कितना आएगा? प्री वाला अमाउंट पीसी का पार्ट बनेगा, कितना आएगा अमाउंट? तो हम बोलेंगे फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय टोटल ओरिजिनल और टोटल रिवाइज पीरियड विच एवर इज हायर। ठीक है, आगे पोस्ट वाला पार्ट पीसी में नहीं आएगा। पोस्ट वाला पार्ट जो एक्वायरर है वो ओवर द पीरियड बुक करेगा। ठीक है, इसका अगर कोई अमाउंट पूछे, सिर्फ अमाउंट निकालने बोला, तो अमाउंट निकाल सकते हो। कैसे? फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेस्ड अवार्ड, एक नया फेयर वैल्यू दिया रहेगा, क्योंकि एक्वायरर के हिसाब से वो फेयर वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो एक नया फेयर वैल्यू दिया रहेगा, उसमें से प्री में जितना अमाउंट गया वो माइनस कर देना, सारा अमाउंट पोस्ट में वो ओवर द पीरियड एक्वायरर बुक करेगा। वेरी गुड नीलेश, वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। ठीक है, आगे फिर एक होता है नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड? एक ऐसा अवार्ड जो एक्वायरर ने टेक ओवर नहीं किया है, मतलब एक्वायरी का प्लान था, एक्वायरर बोला तेरा प्लान तू देख, मैं इसको टेक ओवर नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड। तो ऐसे केस में देयर कैन बी 2 केसेस, एक है वेस्टेड शेयर्स और एक है नॉन वेस्टेड शेयर्स। अब मैंने आपको बताया था जो नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड है वो अल्टीमेटली फ्यूचर में जाके आपका एनसीआई बनने वाला है। क्यों? इसका लॉजिक दिया था ना मैंने। सपोज ये अवार्ड के पहले 1000 शेयर थे, 700 मेरे पास था, 70% स्टेक मेरे पास था। जैसी एक्वायरी शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर शेयर इशू करेगा, आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाएंगे 1100 और मेरा स्टेक कम हो जाएगा, बराबर। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में एनसीआई बढ़ जाता है। तो अगर वेस्टेड शेयर्स है, वेस्टेड मतलब प्लान खत्म हो चुका, सिर्फ शेयर इशू करना बाकी है, तो सीएफएस में ये आपके एनसीआई में ऐड होना चाहिए। और अगर नॉन वेस्टेड शेयर्स है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वेस्टेड? सपोज 5 साल का प्लान था, बराबर, 5 साल में से 3 साल एक्सपायर हो चुके हैं, तो जो फर्स्ट 3 इयर्स है उसको बोलेंगे प्री कॉम्बिनेशन पीरियड। ये अभी एनसीआई में दिखा देना, और जो पोस्ट वाला है वो फ्यूचर में एनसीआई में दिखेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये सब बड़े क्वेश्चन में आएगा क्या? मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, इसका कोई भी बड़े क्वेश्चन पे इंपैक्ट नहीं है इस वाले पॉइंट का, नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड का। ठीक है, ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना, जब मैं रिवाइज करा रहा हूं तो आपको ये नहीं देखना है कि आपको क्या याद आ रहा है। जो याद आ रहा है वो वेरी गुड, जो याद नहीं आता है उसको आप स्टार मार्क करके रख लेना। ठीक है, क्योंकि आप जब रिवीजन के बाद खुद पढ़ने बैठोगे तो जो पॉइंट्स आपको याद नहीं आते उसी को आपको बार बार पढ़ना है, जो याद आया उसको पढ़ के होशियारी मत मारना। ठीक है, तो मार्क कर लेना, और आपको लगे तो ये रिवीजन वीडियो आप वापस देख सकते हो, यूट्यूब पे तो रहने वाला है ये वीडियो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कभी कभी क्या होता है, ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे हैं उसके लिए हम कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंकर करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी फीस, लीगल फीस। अरे इतना बड़ा बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे, कुछ तो फीस, कुछ तो खर्चा इंकर करेंगे। तो ऐसे खर्चे को क्या मैं पीसी में ऐड कर दूं क्या? द आंसर इज नो। ये खर्चा सीधा सीधा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, पीसी का पार्ट नहीं बनाने का। क्यों पीसी का पार्ट नहीं बनेगा? क्योंकि एनीथिंग विच इज पेड टू शेयर होल्डर्स इज पीसी, ये आप शेयर होल्डर को नहीं दे रहे, ध्यान रखना। अच्छा, यही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
जब अपन असेट एक्विजिशन में इंकर करते हैं तो अपन कैपिटलाइज करते हैं, लेकिन जब बिजनेस कॉम्बिनेशन में इंकर करते हैं तो उसको प्रॉफिट लॉस में अपन ट्रांसफर कर देते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है क्या ये वाला पार्ट? यस। तो ये मैंने किसका बात किया, ये मैंने प्यारे प्यारे स्टेप 3 का बात किया। क्लियर है क्या ये वाला पार्ट? ठीक है। तो स्टेप 3 में क्या क्या आ गया, कैश, शेयर्स, असेट, डिबेंचर्स वगैरह आ गए, डिफर्ड कंसिडरेशन एट प्रेजेंट वैल्यू, कंटिजेंट कंसिडरेशन एट फेयर वैल्यू, प्री कॉम्बिनेशन एसबीपी। ठीक है, बस खत्म। उसके बाद ये हमारा स्टेप नंबर 3 था। फिर हमारा प्यारा प्यारा कौन सा स्टेप आता है, स्टेप नंबर 4 आता है। अब स्टेप नंबर 4 क्या है, आईएनए। अब है ना, इसमें मैंने आपको कंसेप्चुअली चीज सिखाई थी, आप सब्सिडरी के स्टेक्स के थ्रू, मतलब स्टेक के थ्रू कंट्रोल लेकर आओ, या आप सब्सिडरी के अंदर डायरेक्टली एसेट लायबिलिटी परचेज कर लो, आप कंट्रोल कैसे भी लेकर आओ। सीएफएस में आप सब्सिडरी के 100% एसेट लायबिलिटी दिखाते हो, भले आपका स्टेक 70% है, फिर भी सीएफएस में हम सब्सिडरी के 100% आईने दिखाते। सर ऐसा क्यों? भले स्टेक 70% है, कंट्रोल तो 100% है ना भाई साहब, कंट्रोल तो 100% है, इसलिए आपका स्टेक कितना भी हो, फिर भी आप सीएफएस के अंदर पेरेंट सब्सिडरी के 100% आईने दिखाता है। सर ये तो गलत हो गया ना, हमारा स्टेक 70%, फिर भी हम 100% रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हमारे को बिलोंग नहीं करता है ना, फिर भी हमने रिकॉर्ड किया है, उसके करस्पॉन्डिंगली हम एक एनसीआई भी क्रिएट करते हैं, इसलिए तो हम एनसीआई बुक करते हैं। सपोज मेरा स्टेक 70%, मैंने रिकॉर्ड किया 100%, तो 30% जो एक्सेस रिकॉर्ड किया उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट साइड में बुक करते हैं अपन, उसको बोलते हैं एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। समझेगा तुम लोग? परफेक्ट, ठीक है। तो अब स्टेप 4 की बात करते हैं। स्टेप 4 में होता क्या है, हम सब्सिडरी के, दैट इज एक्वायरी के सारे एसेट लायबिलिटी टेक ओवर करते हैं। सर कौन से वैल्यू पे टेक ओवर करना है, हमको फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करना है। कौन से वैल्यू पे टेक ओवर करना है अपने को, फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करना है, ठीक है। अब इसके ना कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है, इस आईएनए स्टेप नंबर 4 के कुछ एक्सेप्शंस है, और मैंने एक्सेप्शंस का आपको बढ़िया सा समरी दिया था, अपन फटाक से वो समरी रेफर कर लेते हैं क्या, आ जाओ, ठीक है। इधर देखो, स्टेप नंबर 4 समरी। सबसे पहले अपन टेक ओवर करेंगे, कौन से वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे, फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाइबल नेट टेक ओवर करेंगे आगे। अब सबसे पहले एक्सेप्शन की बात करते हैं। पहला एक्सेप्शन क्या है, क्लासिफिकेशन का। अगर आप एक्वायरी का कोई भी लीज टेक ओवर करते हो, एक्वायरी का कोई भी लीज वाला असेट टेक ओवर करते हो, तो क्लासिफिकेशन चेंज नहीं करने का, ऑपरेटिंग से फाइनेंस, फाइनेंस ऑपरेटिंग है, क्लासिफिकेशन आप चेंज नहीं कर सकते। आगे उसके बाद था और एक्सेप्शंस, मेजरमेंट और रिकग्निशन के एक्सेप्शंस। एक्चुअली एक्सेप्शंस के साथ क्लैरिफिकेशंस भी है, सिर्फ एक्सेप्शन नहीं, कुछ कुछ एक क्लैरिफिकेशन है। सबसे पहला क्या है, कंटिजेंट लायबिलिटी। नॉर्मली हम कभी भी कंटिजेंट लायबिलिटी टेक ओवर नहीं करते, लेकिन 103 में अगर एक्वायरी की कोई भी कंटिजेंट लायबिलिटी है तो एक्वायरर उसको टेक ओवर करता है और रिकॉर्ड करता है बाकायदा, कौन से वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है। अब कंटिजेंट के अंदर देयर वर 3 डेफिनेशंस, आपको याद रहेगा तो देखो, कंटिजेंट के 3 डेफिनेशन होते हैं। पहला पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो। ये वाला कंटिजेंट लायबिलिटी 37 में डिस्क्लोज होता है और 103 में भी डिस्क्लोज होता है, टेक ओवर नहीं होता। सिर्फ ये जो सेकंड डेफिनेशन वाला लायबिलिटी, सेकंड डेफिनेशन वाला, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल बट अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली, इसको अपन 37 में करते हैं डिस्क्लोज, लेकिन 103 में इसको आप रिकॉर्ड करोगे। बराबर, कहां रिकॉर्ड करोगे, आईएनए में रिकॉर्ड करेंगे एट फेयर वैल्यू। पीसी में मत जोड़ देना इसको, आईएनए में रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान रखना, आईएनए के अंदर। कंटिजेंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया और कुछ भी मेंशन नहीं कौन सी वाली कंटिजेंट है, तो आप हमेशा इसको ये सेकंड डेफिनेशन वाली कंटिजेंट ही मानना, ठीक है। तो कंटिजेंट लायबिलिटी अगर हुई तो आप उसको टेक ओवर करोगे फेयर वैल्यू के ऊपर। उसके अलावा इन 103 के अंदर डिफर्ड टैक्स भी राइज होते हैं। कैसे, आपको इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था डिफर्ड टैक्स के रिलेशन में। किधर गया मेरा डिफर्ड टैक्स के बारे में, इधर। डिफर्ड टैक्स में होता क्या है, देखो, एज पर इंड एस 12 जो भी हम फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करते हैं वो इंड एस 12 के लिए बनती है कैरिंग अमाउंट, और जो भी एक्वायरी का कैरिंग अमाउंट है वो रहता था टैक्स बेस, तो डिफरेंस आएगा। बराबर, इस डिफरेंस को अपन क्या करते हैं, आईएनए में इंक्लूड कर लेते हैं। इस डीटीए को अपन आईएनए में इंक्लूड कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये डीटीए एज पर इंड एस 12 गुडविल से एडजस्ट होना चाहिए, याद है कि आपको ये वाला पार्ट, इसलिए अपन उसको आईएनए में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो ये अपना पार्ट हो गया। आगे और क्या है, आगे अपने पास अगर इंप्लॉय बेनिफिट के कोई भी एसेट लायबिलिटी हुए तो वो भी आपको टेक ओवर करना है एज पर इंड एस 19। अच्छा, अगर कोई नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है तो उसको भी आप टेक ओवर करोगे, लेकिन कौन से वैल्यू पे टेक ओवर करोगे, एज पर इंड एस 105 आप इसको एफवीएल सीटीएस पे टेक ओवर करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी इंडेमनिफिकेशन एसेट है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेमनिफिकेशन एसेट, इट इज जस्ट लाइक अ रीएम्बर्समेंट एसेट। बराबर, जो आपने लायबिलिटी टेक ओवर किया उस लायबिलिटी के लिए एक्वायरी ने आपको रीएम्बर्स करने का प्रॉमिस किया है, तो क्योंकि आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड किया है तो आप इसका रीएम्बर्समेंट एसेट भी रिकॉर्ड करते हो। तो इसमें देखिए मल्टीपल केसेस मैंने लिखाया भी है। आपको जो इंडेमनिफिकेशन एसेट है वो लायबिलिटी के अगेंस्ट मिलता है, तो अगर आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड किया आईएनए में तो इंडेमनिफिकेशन एसेट भी आप आईएनए में रिकॉर्ड करना। अच्छा, अगर ये इंडेमनिफिकेशन किसी कंटिजेंट लायबिलिटी के अगेंस्ट प्रॉमिस्ड है और आपने कंटिजेंट को रिकॉर्ड किया है
तो आप ये इंडेमनिफिकेशन असेट को भी रिकॉर्ड करोगे। उसके अलावा अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी ऐसी थी जिसको आपने डिस्क्लोज किया है तो इसका इंडेमनिफिकेशन भी आप डिस्क्लोज करोगे। इन शॉर्ट, जैसे आपने लायबिलिटी को ट्रीट किया है वैसे इंडेमनिफिकेशन असेट को ट्रीट करने का, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट नोट है, इंडेमनिफिकेशन असेट का अमाउंट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। क्लियर है क्या यहां तक? परफेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या था हमारे पास? उसके बाद है एसबीपी अवार्ड्स। अगर कोई भी शेयर बेस्ड पेमेंट के अवार्ड्स है उसका डिस्कशन अपन स्टेप 3 पीसी में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है रीएक्वायर्ड राइट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीएक्वायर्ड राइट्स? आपको याद आना चाहिए, सपोज दो कंपनी थी, एक थी एके लिमिटेड। एके ने अपना फ्रेंचाइज बेचा जीतू को 15 ईयर्स के लिए 150 करोड़ में। तो जीतू के पास फ्रेंचाइज दिख रहा है। अब हुआ क्या, कुछ सालों बाद मैंने जीतू को एक्वायर कर लिया, तो जीतू के बुक्स में जो मेरा ही फ्रेंचाइज दिख रहा था वो मेरे पास वापस से आ जाएगा। उसको बोलते हैं रीएक्वायर्ड राइट्स। ऐसे रीएक्वायर्ड राइट्स को आप कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, सिंपल। उसके अलावा लास्ट केस, अगर एक्वायरी के बुक्स में लीज वाले कोई भी एसेट लायबिलिटी है, अगर एक्वायरी के बुक्स में लीज वाले कोई भी एसेट लायबिलिटी है तो एक्वायरर उसको टेक ओवर करेगा फेयर वैल्यू पे। इतना ही ध्यान रखना। ये सब आपको मैंने समरी दिया हुआ है, ठीक है। अब एक अमेंडमेंट भी है जो एडिशन 5 वालों के पास नहीं होगा, एडिशन 6 जिसके पास किताब है उसके पास होगा। अमेंडमेंट क्या है सुनना, क्लैरिफिकेशन है बेसिकली। अमेंडमेंट तो क्या है, जैसे अपन कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लेते हैं वैसे अगर कोई भी कंटिंजेंट असेट हुआ तो आप उसको आईएनए में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इट इज प्रोहिबिटेड। जैसे क्लैरिफिकेशन है, कंटिंजेंट असेट अगर एक्वायरी का है तो एक्वायरर उसको टेक ओवर नहीं कर सकता है। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अरे यस और नो, तुमको समझता है क्या ये वाला पार्ट? परफेक्ट, चलो बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। ये हमने कौन सा स्टेप किया सर? हमने ये किया स्टेप नंबर 5, सॉरी स्टेप नंबर 4, दैट इज INA। चलो बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। देखो ये अमेंडमेंट है, ठीक है। जिसके पास एडिशन 5 है चिंता मत करो, काम चल जाएगा आपका एडिशन 5 से, ठीक है। जिसको नया किताब खरीदने का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बाद में परचेस कर लेना। चलो अब आता है स्टेप नंबर 5, दैट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट? मैंने आपको ऑलरेडी इसका लॉजिक बता दिया था। एनसीआई का मतलब एक ऐसा स्टेक जो मैंने रिकॉर्ड किया लेकिन मेरे को बिलोंग नहीं करता। मैंने एग्जांपल भी दिया, देखो जैसे सपोज एके का 75% स्टेक है बराबर, लेकिन मुक्कू के अंदर, और मुक्कू के आए ने आप 100 करोड़ है 100%। तो हम क्या करते हैं, भले ही स्टेक 75 है, कंट्रोल 100% है, तो हम आईएनए 100% टेक ओवर करते हैं। हमको जो बिलोंग नहीं करता है, जो एक्सेस हमने टेक ओवर किया है, उसको हम करस्पॉन्डिंग क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, वो है एनसीआई। अगर आप देखोगे ध्यान से तो हम ऐसे ही करते हैं, आईएनए 100% रिकॉर्ड करते हैं, पीसी 75% के लिए पे करते हैं, बाकी एनसीआई रिकॉर्ड करते 25%, करस्पॉन्डिंग क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं इसका, ठीक है। अब ये एनसीआई दिखता किधर है? ये बैलेंस शीट में आपके इक्विटी एंड लायबिलिटी में एक सेपरेट हेड बनेगा इक्विटी के अंदर। जैसे इक्विटी में 2 हेड ऑलरेडी थे, इक्विटी कैपिटल अदर इक्विटी, एक सेपरेट हेड बनाओ एनसीआई का, वहां दिखेगा ये। क्लियर? ठीक है। अब जब एनसीआई आपको समझ गया तो आपको यह मालूम करना है कि एनसीआई को निकालने के हमारे पास कितने मेथड होते हैं। एनसीआई को निकालने के हमारे पास होते हैं 2 मेथड, एक होता है फेयर वैल्यू मेथड और एक होता है पीएसएनए मेथड, बराबर। अच्छा, फेयर वैल्यू मेथड से जब आप एनसीआई निकालते हो, ये गिवन रहता है मोस्टली फेयर वैल्यू, जब आप इस मेथड से एनसीआई निकालते हो तो जब आपका गुडविल आता है वो फुल गुडविल आता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप एनसीआई लेते हो ना फेयर वैल्यू पे, बराबर, तो एनसीआई थोड़ी ज्यादा होती है आपकी, तो गुडविल भी थोड़ा ज्यादा आता है, तो बाइफिकेट करना पड़ता है, थोड़ा गुडविल पेरेंट का, थोड़ा गुडविल एनसीआई का। बाइफिकेशन बताऊंगा कैसे होता है। उसके अलावा एनसीआई निकालने का दूसरा मेथड, जब एनसीआई का फेयर वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो अपन निकालते हैं पीएसएनए मेथड से, प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट मेथड। अब ये मेथड क्या है सर? जो भी आपके स्टेप 4 के आईएनए है उसका प्रोपोर्शनेट, जैसे एनसीआई 25% है तो आईएनए का 25% पीएसएनए मेथड से निकलता है। जब आप एनसीआई को इस मेथड से लेते हो ना तो जो गुडविल निकलता है वो पार्शियल निकलता है। पार्शियल मतलब वो गुडविल सिर्फ और सिर्फ पेरेंट को बिलोंग करता है। ऑफ कोर्स डिटेल्ड लॉजिक अपने क्लास में डिस्कस किया था, बट यहां रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। देख लो कैसे। फॉर एग्जांपल जब मैं केस 1 सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन का, जहां मैंने पीसी 80 दिया है, आईएनए 100 लिया है, बराबर। इस केस में जब मैं ऐसा करता हूं तो स्टेप 6 निकालना भी सिखा देता हूं। स्टेप 6 में होता क्या है, पीसी प्लस एनसीआई माइनस आईएनए, ऐसा होता है, बराबर। अब आप पीसी 75% ले रहे हो लेकिन आईएनए 100% माइनस कर रहे हो, तो वी वांट टू कंपेयर 100% पॉजिटिव विथ 100% नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं, पीसी 75% है, उसमें एनसीआई 25% ऐड कर देते हैं और माइनस करते हैं 100% का आईएनए। क्लियर है वाला पार्ट? क्या ऐसा कुछ करते हैं तो जो गुडविल आपको मिलेगा वो पार्शियल गुडविल मिलेगा। क्यों? अगर आप प्रोपोर्शनेट भी निकालते हैं ना, सपोज आप पीसी ले रहे हो 75%, आईएनए ले रहे हो 75%, तो भी गुडविल 5 ही आता। और अगर आपने आईएनए 75 करते 100% लिया है और करस्पॉन्डिंग एक्जैक्टली प्रोपोर्शनेट 20% एनसीआई दिखाया है, तो गुडविल नहीं बढ़ा आपका, सिर्फ वे ऑफ प्रेजेंटेशन हैज चेंज्ड, इसलिए बोलते हैं पार्शियल गुडविल। एनसीआई के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो गुडविल ओनली बिलोंग्स टू पेरेंट। ये कब होगा? जब आपका एनसीआई पीएसएनए मेथड पे है। लेकिन एक केस 2 भी है, इसी
एग्जाम्पल में समझ लो, मैंने आपको फेयर वैल्यू अगर दी होती तो उस केस में आप एनसीआर कितना रिकॉर्ड करते देख लो। आप एनसीआर कैसे रिकॉर्ड करते, आपका एनसीआर कुछ ऐसे आता, पीसी प्लस एनसीआर प्लस आईएनए। देखो गुडविल बढ़ गया आपका 5 से 8 हो गया, मतलब एनसीआर के फेयर वैल्यू पे लेने से गुडविल 3 CR से बढ़ा ना, तो वो जो 3 CR से बड़ा गुडविल वो एनसीआर का गुडविल हो गया, बाकी प्रिंट का गुडविल। अपन सीएफएस में पूरा पूरा गुडविल रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है सर। ये तो काफी डिटेल्ड हो गया, यस मजा आ गया। तो मैंने समरी भी दिया हुआ था कि एनसीआर अगर फेयर वैल्यू फर्स्ट प्रेफरेंस है फेयर वैल्यू मेथड, ये इससे निकाला तो गुडविल फुल रहेगा, और सेकंड प्रेफरेंस है पीएसएनए मेथड, इससे निकाला तो गुडविल क्या रहेगा आपका, पार्शियल रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये आपका स्टेप नंबर 5 था, बराबर। और आखिर में आपका आता है स्टेप नंबर 6। पीयूष कहते हैं मजा आ गया, सचिन बोलता है मजा आ गया, ठीक है देखा मस्त होता है ना रिकॉल। आगे बढ़ते स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में क्या होता है सुनना हमको निकालना होता है गुडविल या जीबीपी। अमालगमेशन में कैपिटल रिजर्व बोलते थे, बराबर, यहाँ प्यार से उसका नामकरण कर दिया है ना, ऐसे जैसे अपन गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कैसा बोलते हैं, वो जैसे अभी सपोज मेरा नाम आकाश है तो मेरी बीवी कैसे बोलेगी, अले मेरा बाबू, अले मेरा चनू, अले ये अले वो, ऐसे क्यूट से बोलते हैं, वैसे इसका नाम क्या कर दिया, गेन ऑन बार्गेन परचेज, जैसे पेट नेम रख दिया इसका, पेट नेम, है ना, ठीक है। अब ये निकलता कैसे, सिंपल है, एक बात ध्यान रखो, वी वांट टू कंपेयर 100% 100%, तो कैसे निकलता है, पीसी प्लस एनसीआई। सर ये क्या है, इसको बाद में करता हूँ, पीसी प्लस एनसीआई माइनस आईएनए, तो आपको मिलता है गुडविल, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, अब आती है प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका एग्जांपल दिया था, एग्जांपल समझाने का ट्राई करता हूं, देख लो इधर। सपोज मेरे पास पहले था 15% स्टेक, अब 15% से कंट्रोल तो आता नहीं है आगे, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ना और 60% एक्वायर किया, अब सर कंट्रोल आ गया, ठीक है। तो पहले मेरे पास 15% था, मैंने 60% और खरीद लिया, तो टोटल स्टेक कितने का हो गया, टोटल मेरा स्टेक हो गया सर 75%, तो एनसीआर कितना होगा 25%, ओके सर। तो आपने गुडविल कैसे निकालोगे, लिखोगे पीसी प्लस एनसीआर। अब पीसी 60% के लिए आपने करंटली दिया है, एनसीआर 25% है, सर ये तो 100% पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि पॉजिटिव क्यों नहीं हो 100%, बिकॉज जो रिमेनिंग 15% है वो मेरे पास ही था, उसको बोलते हैं प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट। तो गुडविल वाले कंप्यूटेशन में आप इसको भी कंसिडर करोगे, ऐसा स्टेक जो आपने पहले से खरीद कर रखा था, ठीक है। कौन से वैल्यू पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि गुडविल वगैरह निकलता है डेट ऑफ एक्विजिशन पे, पीसी भी उसी दिन का है, एनसीआई भी उसी दिन का है, तो प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट भी उसी दिन के फेयर वैल्यू पे लेना। जैसे मैंने पहले एक्वायर 10 करोड़ में किया था, लेकिन डेट ऑफ एक्विजिशन की फेयर वैल्यू 17 करोड़ है, तो मैं 17 करोड़ पे कंसिडर करूंगा, बराबर। माइनस करेंगे आईएनए, मिलेगा आपको गुडविल। अब क्योंकि एनसीआर पीएसएनए पता तो गुडविल मुझे पार्शियल आया, ऑफ कोर्स। अब देखो मैंने यहां बोला भी है, प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट का दो चीज है, सबसे पहला इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा आईसीआई क्या करता है, इस प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट को स्टेप 3 में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, पीसी वाले स्टेप में भी ऐड कर सकते हो, तो मैं तो वैसे ही करता हूँ, पीसी वाले स्टेप में ऐड करता हूँ, फिर यहां अलग से भी दिखा देता हूँ, ठीक है, वैसा भी कर सकते हो, आईसीआई ने अपने सोल्यूशन में वैसा कर रखा है। उसके अलावा जो भी गेन आता है, जैसे आपने 15% परचेज किया था 10 CR में, इसकी फेयर वैल्यू हो गई 17 CR, तो गेन आया ना 7 CR का, ये 7 CR का जो गेन है ये कहां जाएगा, ये आपके सीएफएस में आप रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में मैक्सिमम केसेस, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या वाला पार्ट? ये आपके कितने स्टेप थे, 6 स्टेप थे। अब एक आखिरी पॉइंट इसके अंदर ये है कि गुडविल आया तो शाबाश बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेना नॉन करंट एसेट के अंदर। सर अगर जीबीपी आया, जीबीपी गेन ऑन बार्गेन परचेस, तो क्या, सबसे पहले स्टैंडर्ड बोलता है ये बहुत रेयर है, तो अगर जीबीपी आया तो पहले रीजन ढूंढो, जीबीपी कैसे आ गया, ये कैसे हो गया, है ना। जैसे आपको सपोज किसी को वो 200 आ गया, पास हो गया 200 में, तो ये कैसे हो गया, रेयर रेयर रेयर, चेक करो, तो रीजन ढूंढो। अगर आपको रीजन मिल जाता है, इफ द रीजन आर क्लियर, तो पहले ये जीबीपी को आप रिकॉर्ड करोगे ओसीआई में, ओसीआई से जाएगा अदर इक्विटी के अंदर, अदर इक्विटी के कैपिटल रिजर्व के हेड में। लेकिन अगर रीजन नहीं मिलता है, जीबीपी मतलब आपको कोई सस्ते में बेच के चला गया बिजनेस, मतलब आपको गेन हो गया, इसका रीजन आपको अगर नहीं मिलता, रीजन क्लियर नहीं है, तो उस केस में ये सारे का सारा गेन डायरेक्टली आप कैपिटल रिजर्व के अदर इक्विटी में रिकॉर्ड करोगे, मतलब ओसीआई से रूट नहीं करोगे, यू विल नॉट रूट दिस थ्रू ओसीआई, डायरेक्टली अदर इक्विटी में जाएगा, बराबर। तो मतलब रीजन पता है तो ओसीआई, ओसीआई से अदर इक्विटी, रीजन नहीं पता है तो डायरेक्टली अदर इक्विटी कैपिटल रिजर्व। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ओसीआई बीसीआई नहीं करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली आप अदर इक्विटी में इसको ट्रांसफर कर देना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से बताओ यस और नो, क्या आपको यहां तक चीजें क्लियर है क्या? यस सर। तो इसका मतलब अगर मैं आपको चार्ट में लेकर आऊं, अभी रुकना, अगर मैं आपको चार्ट में लेकर आऊं, एक सेकंड में एक और खोल ही लेता हूं इधर, हाँ चार्ट में लेकर आऊं, तो क्या क्या हो चुका है अपना, देखो इधर अपना बिजनेस कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन हो गया, कंट्रोल हो गया, बिजनेस हो गया, असेट एक्विजिशन हो गया, ये अकाउंटिंग मेन 6 स्टेप हो गए, ठीक है। अब एक 30 सेकंड का ब्रीदर ले लो, एक से पानी वानी पी लेते, फिर आगे रिज्यूम कर लेते, ठीक है, आ जाओ। यस तब तक के लिए बहुत बढ़िया ऐश्वर्या, वेरी गुड कैलाश, मोनिका, इतना बताओ, इतना तुमको समझ आया क्या, मजा आया क्या, ये बताओ,
देखो तुमको मजा आएगा तो अपने को ही मजा आएगा, और अगर लाइक नहीं किया है और अगर सब्सक्राइब के बिना ये देख रहे हो, भाई साहब पाप लगेगा, चुपचाप सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ठीक है। हाँ सरका दिया बोलते प्रियंका, यस। थोड़ा स्लो जा रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है काफी लोग को ऐसा रहेगा कि सर बहुत पहले पढ़ा था, इसलिए, ठीक है। आ, आ, यस, आगे बढ़े क्या? मजा आ गया सचिन कहते हैं, सुनील यस मजा आया, ठीक है। पीयूष बोलता है 3 बार सब्सक्राइब किया, अबे 3 बार करने से वो अनसब्सक्राइब भी होता है, एक ही बार कर, ठीक है। मजा आया। दानिश बोलता है ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ, चालू करे क्या? ये रहा नहीं जाता, क्या करे, तड़पी ऐसी है। चलो शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली शुरू तो क्या ही करेंगे, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आपका आता है कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन? इसमें हिंट याद रखो, बिफोर एंड आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन द अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी स्टिल द सेम है। सर इसका क्या मतलब हुआ? अरे भाई साहब आकाश कंदो ये एग्जाम्पल समझाएगा, इधर देखो किसका क्या मतलब वो दिखाता हूं आपको। इधर इधर किधर गया? कॉमन कंट्रोल, कॉमन कंट्रोल, कॉमन कंट्रोल, कॉमन कंट्रोल, कॉमन कंट्रोल, वेर इज कॉमन, ये रहा मिल गया मिल गया मिल गया। देखो इधर, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक कंपनी थी, पेरेंट कंपनी एके लिमिटेड, अब इसकी बहुत सारी सब्सिडरी थी, पी क्यू आर एस। अब हुआ क्या, ये पी ने क्यू को टेक ओवर कर लिया, तो आफ्टर टेक ओवर हुआ क्या, पी के नीचे दिख रहा है क्यू और आर एस यहीं दिख रहा है। अरे भाई पी के भले नीचे क्यू दिख रहा है, लेकिन बिफोर टेक ओवर भी पी और क्यू का अल्टीमेट पेरेंट वाज एके, आफ्टर टेक ओवर भी मैं बोलूं भले क्यू को कंट्रोल पी कर रहा है, लेकिन पी का पेरेंट तो एके है ना, तो इसका अल्टीमेट पेरेंट अभी भी आकाश कंदो ही है। तो बिफोर एंड आफ्टर टेक ओवर अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी स्टिल द सेम। बस खेला कूदी कर रहे हैं लोग इधर उधर, तुमने समझा क्या? यस। चलो तो ऐसे केस में अकाउंटिंग कैसा रहेगा? तो कॉमन कंट्रोल को ही मैंने 6 स्टेप में अकाउंटिंग करके फिट कर दिया है। क्या अकाउंटिंग है देख लो। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द एक्वायरर, बराबर। अल्टीमेट पेरेंट ए के है, वैसे एक्वायरर पी है। फिर डेट ऑफ एक्विजिशन ढूंढो, उसके बाद आएगा पीसी। अब पीसी में क्या हो गया? पीसी में अगर आपने कैश, शेयर्स या कुछ भी दिया तो फेयर वैल्यू पे आता है, लेकिन सॉरी कैश या असेट्स दिया तो फेयर वैल्यू पे ले लेना, लेकिन अगर पीसी में शेयर्स दिया तो आपको उसको नॉमिनल वैल्यू पे लेना है, ठीक है। रीजन डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, रीजन अपन क्लास में डिस्कस करते हैं, यहाँ फटाफट से प्रोविजन याद करना है। अगर आपने पीसी में शेयर्स दिया तो वो कौन से वैल्यू पे इशू करना? नॉमिनल वैल्यू पे, भले फेयर वैल्यू दिया हुआ रहेगा फिर भी नॉमिनल वैल्यू पे इशू करोगे। उसके अलावा अगर बाकी कोई पीसी है, डिफर्ड कंसिडरेशन, कंटिजेंट कंसिडरेशन, एसबीपी, वो सेम रहेगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन कंट्रोल वाले केसेस में ये वाले पीसी नहीं आते। आगे स्टेप 4, आईएनए, बिकॉज कंट्रोल का कोई ट्रांसफर नहीं है तो रियलिटी में कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ नहीं, ये सिर्फ ऑन पेपर हो रहा है, तो इसलिए अपन आईएनए भी फेयर वैल्यू पे नहीं, बुक वैल्यू पे टेक ओवर करोगे, दैट इज कैरिंग अमाउंट। और आईएनए के साथ साथ रिजर्व भी टेक ओवर करने का, बराबर, बुक वैल्यू के ऊपर, ठीक है। आगे एनसीआर वाला केस एप्लीकेबल नहीं है इस केस में। 6th स्टेप, क्योंकि कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है तो कोई गुडविल जीबी पे नहीं आता है, डिफरेंस डेबिट में आए या क्रेडिट में आए कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए भाई साहब। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, ये अपना क्या था? कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। मैंने ये सब किताब के अंदर भी आपको बेहतरीन तरीके से लिखा रखा है विद एंट्री एंड एवरीथिंग, ठीक है। आ जाओ, फिर अगला केस है डीमर्जर, है ना। पीयूष बोलता है आड़ा सब समझ आ रहा है माँ, सब समझ आ रहा है। चलो ठीक है, ठीक है। मेरे को बोलना चाहिए, मेरी शक्ति को गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ, ठीक है। डीमर्जर, अब डीमर्जर के अंदर 2 केसेस है। पहला है डीमर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल, दूसरा है डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल। पहला है डीमर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल, दूसरा है डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल। सर ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा? एग्जांपल सिखाता हूं ना, चिंता क्यों करते हो तुम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये एक कंपनी दानिश लिमिटेड, उसके 4 डिवीजन थे, एके, बीबी, एसके, एसवी, ठीक है। अभी दानिश के 2 होल्डर्स थे, सचिन और सिड, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक डिवीजन को हमने किसी और नई कंपनी में ट्रांसफर किया, ठीक है। और इस नई कंपनी ने पीसी में क्या दिए? पीसी में शेयर्स दिए। अब शेयर्स किसको मिलेंगे? पुराने शेयर होल्डर्स को मिलेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे केस में जहां पुरानी कंपनी में कोई मेजर शेयर होल्डर था और नई कंपनी ने जब कोई डिवीजन टेक ओवर किया तो पीसी में शेयर्स दिया, तो मैं बोलूं इस नई कंपनी का कंट्रोल भी इनके पास ही चला गया, उसको बोलते हैं डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल। कैसे हुआ सर? ये दिखाता हूं, देखो। बिफोर डीमर्जर ये 4 डिवीजन का कंट्रोल किसके पास था? देखो सचिन, हाइला सचिन, है ना, हाइला सचिन, मेरा हेलमेट एट द बैक आल्सो, यार पता है क्या तुम लोग? तो सचिन के पास ही स्टेक था पहले। आफ्टर डीमर्जर 3 डिवीजन अभी भी सचिन के पास ही है, और जो एक डिवीजन विराट कंपनी में गया, विराट कंपनी में, वो भी सचिन के पास ही कंट्रोल हो गया। क्यों? क्योंकि विराट ने दिए शेयर्स और 90% शेयर सचिन के पास गए।
इसलिए। तो इसकी हिंट क्या थी, मैंने आपको हिंट बताई थी अभी। डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल कब होगा, जब दो कंडीशन मीट करेगा। सबसे पहला, पुराने कंपनी में कोई मेजर शेयर होल्डर होना चाहिए। सेकंड, जब नया कंपनी शेयर देगा, सॉरी पीसी देगा, तो पीसी में शेयर देना चाहिए। जब बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होएगी तो ये रहेगा डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल। ये सब मैंने किताब के अंदर भी आपको लिख के दिया हुआ है। क्लियर, याद रखना ये वाला पार्ट। अब दूसरा केस है डीमर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल, बराबर। अगर दोनों में से एक भी मीट नहीं करेगा तो इट विल बी डीमर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल, ठीक है। अब अकाउंटिंग की बात की थी अपन ने, तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले डीमर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल की बात करता है। जब वो कॉमन कंट्रोल नहीं है तो क्या करने का, इस केस में एक्वायरी की अकाउंटिंग भी डिस्कस करते हैं। लाइबिलिटी भार, असेट भार, बराबर। रिजर्व भार मत करना, लाइबिलिटी भार, असेट भार। पीसी रिकॉर्ड मत करना। क्यों सर, पीसी मिलेगा ना, पीसी इस कंपनी को नहीं, इस कंपनी के होल्डर्स को मिलता है, तो ये पीसी रिकॉर्ड नहीं करता है। जो भी डिफरेंस आएगा कैपिटलिज्म में चला जाएगा। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। एक्वायरर अकाउंटिंग कैसे करेगा, वो चुपचाप अपना 6 स्टेप फॉलो करेगा। सब कुछ पीसी इशू करेगा, आईएनए रिकॉर्ड करेगा, एनसीआर रहेगा नहीं इस केस में, बाकी जो भी डिफरेंस रहेगा वो गुडविल जीबीपी रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अगर डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल है तो एक्वायरी क्या करेगा, एक्वायरी वही सेम करेगा, लाइबिलिटी भार, असेट भार, कैरिंग अमाउंट के ऊपर। ध्यान रखना, भले अंडर कॉमन कंट्रोल है, आईसीए डीमर्जर वाले केस में रिजर्व भार नहीं करता, तो आप भी भार मत करना, ठीक है। तो लाइबिलिटी भार, असेट भार, ठीक है। कैरिंग अमाउंट पे पीसी वापस रिकॉर्ड मत करना, और डिफरेंस आएगा तो कैपिटल रिजर्व में। एक्वायरर क्या करेगा, क्योंकि अंडर कॉमन कंट्रोल है तो एक्वायरर भी कॉमन कंट्रोल वाली अकाउंटिंग फॉलो करेगा। आईएनए रिकॉर्ड करेगा बुक वैल्यू पे, रिजर्व्स रिकॉर्ड मत करना बिकॉज डीमर्जर में आईसीआर रिजर्व रिकॉर्ड नहीं करता है। आईएनए बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, पीसी वगैरह इशू किया, पीसी में शेयर्स दिया तो नॉमिनल वैल्यू पे इशू करना, डिफरेंस आएगा तो कैपिटल रिजर्व में आपके चला जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। तो मैंने यहाँ एक समरी दिया हुआ आईसीआर कैसा करता है। सर डीमर्जर में करे, सॉरी कॉमन कंट्रोल में करे क्या फिर, अगर डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल है तो कोई भी रिजर्व टेक ओवर वगैरह मत करना। लेकिन अगर कोई प्योर कॉमन कंट्रोल वाला क्वेश्चन है, मतलब कोई डीमर्जर नहीं, नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ कॉमन कंट्रोल क्वेश्चन है विदाउट डीमर्जर, सिर्फ ओनली कॉमन कंट्रोल है, तो उस केस में आप रिजर्व टेक ओवर करना, बराबर। ये आईसीआई का समरी था, ध्यान रखना, ठीक है। सर ऐसा समरी भी लिखा है आपने, हाँ लिखा है ना भाई, सब लिखाते हैं अपन क्लास के अंदर। क्लियर है क्या वाला पार्ट? यस। चलो ये लाइक करने का, लाइक नहीं किया तो देखने का नहीं वीडियो, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो डीमर्जर वाली अकाउंटिंग सब मैंने आपको किताब के अंदर भी दे रखी है। उसके बाद अपना अगला पॉइंट आता है, दैट इज रिवर्स एक्विजिशन। सर रिवर्स एक्विजिशन मतलब क्या होता है, आपको मैं एग्जांपल रिकॉल करवाता हूं, याद है। सपोज रिवर्स एक्विजिशन होता कब है, देखो सपोज एक बेचारा आदमी था, एके लिमिटेड, नन्ना मुन्ना प्राणी, और एक मुरु लिमिटेड। व्हाट इज मुरु लिमिटेड? वाइफ, धर्म पत्नी। तो हुआ क्या, दोनों के पहले 100 शेयर आउटस्टैंडिंग थे। अब एके ने मुरु को एक्वायर कर लिया, 100% एक्वायर कर लिया, तो एके हो गया पेरेंट, मुरु हो गई सब्सिडरी। अब पीसी में क्या दिया, पीसी में शेयर्स दिया, 2 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर, मतलब पीसी में कितने शेयर्स दिए, 200 शेयर्स दिए, बराबर। 2 शेयर्स फॉर एवरी 1, तो मुरु के हर एक शेयर के लिए हम 2 शेयर देंगे। तुम खून मांगोगे खीर देंगे, बराबर, मतलब एफआर भी देके मांगोगे एग्जम्पशन देंगे। वाह, अरे वाह सर वाह, वाह, अच्छा ठीक है। तो पीसी में क्या दिया, पीसी में दिया शेयर्स 2:1 के रेशियो में, तो 200 शेयर दे दिए। तो जब आप सीएफएस बनाओगे तो आप देखोगे कि सीएफएस में हम इक्विटी में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का इक्विटी रिकॉर्ड करते हैं, शेयर से भी पेरेंट के रिकॉर्ड करते हैं। तो 100 शेयर पहले इसका आउटस्टैंडिंग थे, पीसी में दिए 200 शेयर, तो टोटल सीएफएस में आ गए 300 शेयर। अब आप ध्यान से जब विजुअलाइज कर रहे हो ना, तो 300 में से आकाश कंदे के पास 100 ही है, बाकी तो इसने मुरु को दे दिए थे। तो गया था खुद एक्वायर करने, गौर फरमाइएगा, गया था खुद एक्वायर करने, भले समाज में लुटकर आ गया। वाह भाई साहब, मतलब एक्वायर करने गया था खुद खुद बट के आ गया उधर ही, तो उसको बोलते हैं रिवर्स एक्विजिशन। कैसे मालूम पड़ा, जब आपने पीसी देखा तो पीसी के बाद जब आपने सीएफएस बना के देखा तो मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ हो गया। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, और पता है स्टेप 1 का एक्सेप्शन था एक, कि कभी कभी जो पीसी दे रहा है वो एक्वायरर नहीं होता है, कोई और एक्वायरर निकल जाता है, बराबर। तो इस केस में एक्वायरर वाज मुरु लिमिटेड, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो इसका भी अकाउंटिंग आपको 6 स्टेप में फिट इन कर दिया है मैंने। कैसे? स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर, ठीक है। इस केस में एक्वायरर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से निकालो, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी गुड कैलाश, बराबर। लीगल वगैरह लिख दो, लीगल में तो आकाश एक्वायरर था, मुरु एक्वायरी थी। अकाउंटिंग में क्या था, अकाउंटिंग में आकाश वाज दी अकाउंटिंग एक्वायरी और मुरु वाज दी अकाउंटिंग एक्वायरर। बस अपन तो अकाउंटिंग कर रहे, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्वायरर है उसको पकड़ो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। कैसे? डेटा ऑफ एक्विजिशन ढूंढने का। स्टेप 3 पीसी। अब पीसी तो सर आकाश ने दिया है मुरु को, हमको नया पीसी निकाला तो उसको बोलते हैं डीम्ड पीसी, एक नया पीसी निकालोगे। अगर मुरु पीसी इशू करती तो कितना पीसी इशू करती?
मृु अगर पीसी इशू करते तो कितना पीसी इशू करते, तो उस केस में कैसे निकालेंगे, ऐसा समझो आपको मृु से इतने शेयर इशू करवाने हैं कि उसका 66.67% स्टेक मेंटेन रहे। मृु से आप इतने शेयर इशू करवाओगे कि उसका ये स्टेक मेंटेन रहे, तो कैसे करने का, तो मृु के जितने भी शेयर्स है 100 शेयर्स थे, डिवाइड बाय द स्टेक टू बी मेंटेन्ड, तो 150 आएगा, माइनस ओपनिंग, 100 ओपनिंग था ना, वो माइनस कर दो, तो आपको मिलेगा 50 शेयर्स पीसी में इशू करने, और उसको मल्टीप्लाई करो मृु के शेयर प्राइस से, ठीक है, आपको मिलेगा। आगे फिर आएगा स्टेप नंबर 4, आईएनए ऑफ सब्सिडियरी, बराबर। ऑफकोर्स सब्सिडियरी मतलब अब मृु के पॉइंट ऑफ व्यू से हु इज अ सब्सिडियरी, एके, तो हम आकाश कंदोई के आईएनए टेक ओवर करेंगे फेयर वैल्यू पे। ध्यान रखना, जब आप अकाउंटिंग एक्वायरर पकड़ते हो पूरा क्वेश्चन उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो आकाश मृु के लिए हु वाज द एक्वायरी, एके, तो एके के असेट्स फेयर वैल्यू पे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 5 एनसीआई, इस केस में एप्लीकेबल नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे रियल लाइफ में आ सकता है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है वो, ठीक है। स्टेप नंबर 6 गुडविल जीबीपी, यहां जब पीसी लिखोगे तो डीम्ड पीसी लिखना, डीम्ड पीसी माइनस आईएनए ऑफ एके, जीबीपी गुडविल वगैरह आपको मिल जाएगा, बराबर। ये कौन सा केस था आपका, दिस वाज द केस ऑफ रिवर्स एक्विजिशन, ठीक है। ऑफकोर्स अपन इसके ऊपर एग्जांपल्स क्वेश्चंस जो है वो भी डिस्कस करूंगा, एलडीआर क्वेश्चन बताऊंगा आपको, चिंता मत करना, ठीक है। तो यहां भी ये स्टेप सारे दिए हुए हैं, आगे बढ़ जाए, यस। उसके बाद है 2 अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, there are 2 other important points. First is measurement period. Now what is the meaning of measurement period? आप खुद विजुअलाइज करो, डेट ऑफ एक्विजिशन पे इतने सारे अपने को कैलकुलेशन कंडक्ट करने हैं, अब प्रैक्टिकली सारे अमाउंट्स उस दिन अवेलेबल नहीं होते हैं, बराबर। तो स्टैंडर्ड में वो क्या बोलता है, तुमको 1 साल की मोहलत दी, वी हैव गिवन यू अ मेजरमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर। जहां अगर आपको 1 साल के अंदर जो रियल फेयर वैल्यू मिल जाए तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, बराबर। कहां से एडजस्ट करेंगे, गुडविल से एडजस्ट करेंगे। सर इसका जरा एग्जांपल दो ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसका एकदम बढ़िया वाला एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखाया था इसको, किधर गया मेरा मेजरमेंट पीरियड, इसके बाद होना चाहिए मेजरमेंट पीरियड, ये रहा, देखो इधर मेजरमेंट पीरियड। सपोज हुआ क्या, देखो ध्यान से, हमने आईएनए 75% टेक ओवर किया, अकुल का आईएनए वाज 1100, ठीक है, 1100 वाज द प्रोविजनल अमाउंट, हमको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, ठीक है, और एनसीआई हमने पीएसएनए पे निकाला है। अब करे क्या ऐसे केस में, तो जब आप गुडविल निकालोगे तो आपने आईएनए तो प्रोविजनल वाली वैल्यू पे ले लिया, गुडविल 175 आया। अब 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन आपको मिल गई रियल फेयर वैल्यू आईएनए की। अब 2 कंडीशन है, एक तो वैल्यू आपको 1 साल के अंदर मिलनी चाहिए, सेकेंड दैट वैल्यू शुड बिलोंग टू डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब मिली भले बाद में बट होनी चाहिए डेट ऑफ एक्विजिशन की। जब ऐसा होगा तो वो बोलता है कि अपने को रियल वैल्यू मिला 1200, तो ऐसा इस केस में हुआ क्या, आप एक वापस से निकालो गुडविल कंप्यूटेशन, वापस से करो तो आपको मालूम पड़ेगा गुडविल अभी 100 हो चुका है। तो इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, सुनो, आपको मैंने बताया था शॉर्टकट, आईएनए बढ़ रहा है 100 रुपीज से, अगर आप नोटिस करोगे तो 100 रुपीज डेबिट कर दो, जितना एनसीआई का स्टेक है उतना एनसीआई में ट्रांसफर करो, बैलेंसिंग फिगर आपको गुडविल में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना होता है, एग्जाम में आप इतना डिटेल में नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, एनसीआई में क्रेडिट तब करना जब एनसीआई पीएसएनए पे है, बराबर। अगर एनसीआई पीएसएनए पे है, क्योंकि अगर देखो पीएसएनए पे एनसीआई था तो अगर आईएनए चेंज हुआ तो एनसीआई भी चेंज होएगा ना, लेकिन अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे था, इफ द एनसीआई वाज एट फेयर वैल्यू, तो इस आईएनए के चेंज से एनसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर क्या, तो उस केस में सारा इफेक्ट आप गुडविल में देते हैं, एज सिंपल एज दैट, क्लियर। तो देखो मेजरमेंट पीरियड का समरी दिया हुआ इधर, इफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड विद इन 1 ईयर एंड रिलेट्स टू डेट ऑफ एक्विजिशन, तो आप गुडविल एडजस्ट करोगे और एनसीआई भी एडजस्ट करोगे अगर एनसीआई पीएसएनए वाला है तो। अगर इंफॉर्मेशन 1 साल में मिली बट डज नॉट रिलेट टू डेट ऑफ एक्विजिशन, तो उसका इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट लॉस में डायरेक्टली, और अगर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होती है 1 साल के बाद तो भी उसका इफेक्ट जाएगा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, क्लियर है क्या वाला पार्ट, परफेक्ट। वापस है, जो पार्ट रिकॉल नहीं हुआ उसको स्टार मार्क करना है, रिवीजन का मेन मकसद होता है आइडेंटिफाई करना कि हम कहां वीक है, ठीक है, वेरी गुड। आगे अब बी पॉइंट, डिटरमाइनिंग व्हाट इज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रांजैक्शन। इसमें क्या करते हैं सर, जो आपने रियलिटी में पीसी पे किया 103 में, देखना है क्या इस पीसी में कोई पुराना हिसाब चुकाया है, क्या इस वाले पीसी में 103 के पीसी में क्या पुराना हिसाब कोई चुकाया है क्या, वो देखना है, बराबर। तो मैंने आपको बताया भी था, इसके 2 एग्जांपल भी लिए थे मैंने आपके सामने, आपको दिखाता हुआ एग्जांपल कौन से थे। सबसे पहला था एग्जांपल ऑफ ये वाला, जहां मृु ने मेरे ऊपर केस किया और बाद में मैंने ही उस कंपनी को एक्वायर कर लिया, जिसने मेरे ऊपर केस किया मैंने उसको बाद में एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो जब मैंने पीसी पे किया उस दिन पे ये केस की वैल्यू 10 लाख रुपए चल रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पीसी के अंदर मैंने उस केस को सेटल करने का पैसा भी दिया होगा,
तो वो बोलता है भले ही आपका पीसी 100 दिख रहा है, हम मानेंगे कि आपने 10 लाख इस पुराने केस के लिए दिया है और सिर्फ 90 लाख अपने पीसी के लिए दिया है, ये निकालना होता है इधर। तो इसको बोलते हैं नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। तो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन में हम पीसी में से कितना माइनस करेंगे, तो बोलता है फेयर वैल्यू जितना जो केस का फेयर वैल्यू है उतना आप माइनस कर देना, जो बैलेंस बचेगा वो 103 का पीसी बनेगा। आगे एक था कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, इसका लिंक था रीअक्वायर्ड राइट से। अब इसका एग्जांपल देता आपको, सुनो। सपोज फॉर एग्जांपल, याद है मैंने अपना ही फ्रेंचाइज बेचा जीतू को, 6 साल के बाद मैंने जीतू को एक्वायर कर लिया, तो मेरा फ्रेंचाइज मेरे पास आ गया। मेरे फ्रेंचाइज की कैरिंग अमाउंट 9 करोड़ है। अब मैं मेरी ही फ्रेंचाइज को, आपको पता है रीअक्वायर्ड को अपन फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, तो मेरी ही फ्रेंचाइज को मैं 9 करोड़ पे नहीं, मैं फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरे ही फ्रेंचाइज को, मेरे बेचे हुए फ्रेंचाइज को, मेरी बिल्ली मुझसे में, मेरा कुत्ता मुझ पे भाऊ, मेरा बेचा हुआ फ्रेंचाइज मैं ज्यादा वैल्यू पे खरीद रहा हूं। कितना ज्यादा पे कर रहा हूं मैं, 9 करोड़ और फेयर वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हो, 7 करोड़। और आपके पास एक और ऑप्शन है, एक्वायर नहीं करना तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। कैंसिलेशन में पेनल्टी 8.5 है, आप क्या करोगे, आप बोलोगे 7 करोड़ भरना बेटर है, तो इसलिए बोलते हैं विच एवर इज लोअर। तो हम सपोज आपने टोटल पीसी 100 करोड़ भरा होगा, तो हम मानेंगे आपने इस फ्रेंचाइज के लिए 7 करोड़ पे किया रहेगा, इस पुराने रीएक्वायर्ड राइट के लिए आपने सेटलमेंट अमाउंट 7 करोड़ पे किया रहेगा, बाकी 103 का पीसी से 93 करोड़ बचेगा। इसलिए मैंने समराइज करवाया हुआ है। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप वाले केस में हम क्या मानेंगे, पीसी में से कितना बाहर करे, तो लोअर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट, दैट इज याद है 16 माइनस और जो भी था 9, और जो पेनल्टी का अमाउंट है वो विच एवर इज लोअर, ऑफ कोर्स जो लोअर है मैं वही करेगा ना। यस, ये सी वाला पॉइंट तो 110 में आता है। कंसेप्ट को तुमने भागम भाग मूवी देखी, भागम भाग, उसमें गोविंदा करता है ना, सुनो तो ये कंसेप्ट को, सरक 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 अभी नहीं करेंगे, क्वेश्चन के बाद करेंगे, इतनी जल्दी सरक 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 नहीं करेंगे, है ना। और लेकिन कंसेप्ट को, ठीक है क्या, चलो वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया। पानी पी लो। चलो ठीक है, अभी ये क्या बोलते हैं, वो करे क्वेश्चंस करे इसके कुछ। तो क्वेश्चन में क्या करने वाला, सुनो, जितने भी एलडीआर क्वेश्चंस है, एलडीआर मतलब जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो सब आपको करने हैं। ठीक है, करने इन द सेंस ऑफकोर्स मैं इधर है ना एक एक करके सॉल्व नहीं करने वाला, वी आर गोइंग टू रिवाइज इट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। जैसा आपने कंसेप्ट कैसे रिवाइज किए वैसा अपन क्वेश्चन रिवाइज करने आए इधर, ठीक है, ध्यान रखना। चलो तो अपन वो करेंगे, इससे आपको 2 फायदे हो गए, एक तो आपको उस क्वेश्चन के की पॉइंट्स याद आ जाएंगे ताकि एग्जाम में आप सिली मिस्टेक ना करो, सेकंड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूंगा, एक बात आपने कहना चाहूंगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि एक क्वेश्चन रिवीजन इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ राइटिंग प्रैक्टिस, तो आप गलत हो। तो पहले फुर्सत में निकल जाओ रिवीजन से, कुछ काम नहीं है, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, बराबर क्या। तो दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ राइटिंग प्रैक्टिस, बराबर क्या। तो ध्यान रखना कंसेप्ट में क्या करने का, कंसेप्ट सुन लिया मुझे, जो कंसेप्ट रिवाइज नहीं हुआ सिर्फ उसी को रीड करने का, बाकी आपको रिकॉल हो ही गया, सीधा जम मार के आ जाने का क्वेश्चंस के ऊपर, आ जाएगा मजा, समझ गए। चलो क्वेश्चंस अभी रिवाइज करना फटाक से शुरू करते हैं। अरे शुभम सर आए, शिवम सर बोलते गुड गोइंग सर जी, थैंक यू सर। चलो सपोर्टिव आदमी काफी, एनीवेज बड़े आगे, ये सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब, ठीक है ठीक है। सबसे पहला एलडीआर क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 36, ये कौन से चीज को लेकर है, ये डीमर्ज्ड वाले कंसेप्ट को लेकर है। ठीक है, यहाँ एक कंपनी है एंटरप्राइज, है ना, जो किसको, उसमें से हम एक डिवीजन टर्न अराउंड को ट्रांसफर करते हैं, आपको याद आएगा। तो अब मैंने आपसे क्लास के अंदर पूछा भी था कि ये वाला केस डीमर्जर वाला है तो विद कॉमन कंट्रोल है कि विदाउट कॉमन कंट्रोल है, तो देखो मेजर होल्डर भी है और पीसी में शेयर्स भी दिया है, तो सर ये तो विद कॉमन कंट्रोल हो गया, परफेक्ट आंसर, बराबर। तो बस इसका सोल्यूशन देखो कैसे करना था, अपने को पूछा क्या क्या है, एंटरप्राइज की एंट्री, एंटरप्राइज की बैलेंस शीट आफ्टर डीमर्जर और टर्न अराउंड की बैलेंस शीट आफ्टर डीमर्जर। तो मैंने दोनों के अंदर आपसे एंट्री मरवाई थी, याद है क्या। देखो अंडर कॉमन कंट्रोल है बिकॉज होल्डर भी और पीसी शेयर्स में, तो एंटरप्राइज क्या करेगा, लाइबिलिटी बाहर, असेट बाहर, डिफरेंस कैपिटल रिजर्व, पीसी रिकॉर्ड मत करवाना, ठीक है आगे। और आईसीआई भी रिजर्व टेक ओवर नहीं करता, अपन भी रिजर्व टेक ओवर नहीं करेंगे, बना दो बैलेंस शीट आफ्टर द टेक ओवर, सिंपल है। फिर टर्न अराउंड क्या करेगा, टर्न अराउंड रिकॉर्ड करेगा। तो इसकी एंट्री कैसे मारे, एंट्री पूछी नहीं लेकिन मारो क्योंकि ये बैलेंस शीट में काम आएगा, तो इसका हिंट देता है एंट्री का, जो ऊपर एंट्री मारी है ना उसकी उल्टी एंट्री यहां मारनी है, बस फर्क ये रहेगा पीसी भी रिकॉर्ड करना है आपको, उसने पीसी रिकॉर्ड नहीं किया, अपने को पीसी यहां रिकॉर्ड करना है। तो असेट रिकॉर्ड, लायबिलिटी रिकॉर्ड, ठीक है, पीसी दिया, पीसी रिकॉर्ड, पीसी क्योंकि कॉमन कंट्रोल है तो फेस वैल्यू पे देना, प्रीमियम इग्नोर करना, और डिफरेंस आएगा कैपिटल रिजर्व। क्लियर है क्या वाला पार्ट, यस ठीक है। बैलेंस शीट बनाई, कहानी हो गई खत्म, ठीक है
ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था जो एलडीआर है इलस्ट्रेशन नंबर 36। देखो तुमको मस्त सोल्यूशन वगैरह के साथ, देखो तुम्हारा भाई मेहनत करके आया भाई, इतना सारा लिख विख के आया ताकि तुमको मजा लगे। तो ये मजा अपने को पूरे हिंदुस्तान को फैलाने का है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो ना ये वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है, कैसा लगा करके। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इलस्ट्रेशन नंबर 37, ठीक है। ये भी एलडीआर है, ये भी वही है, डीमर्जर वाला है। फर्क इतना है, ये है डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल। सर ऐसा क्यों? सॉरी, नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल। क्यों? यहां कोई मेजर शेयर होल्डर का इंफॉर्मेशन नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप देखो दो अजम्पशन ले सकते हो। आप बोल सकते हो कि नहीं दिया तो होगा, लेकिन मैं मानता हूं नहीं दिया तो नहीं होगा ना यार, तो इसलिए नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल। बस बाकी सब कुछ सेम है। तो यहां भी लाइबिलिटी बाहर, असेट बाहर, डिफरेंस कैपिटल रिजर्व, असेट रिकॉर्ड, लाइबिलिटी रिकॉर्ड पीसी दे देना, और डिफरेंस जीबीपी में आएगा बिकॉज ए नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल है, सिंपल। उसके बाद बैलेंस शीट पूछिए, बिफोर डीमर्जर, आफ्टर डीमर्जर। बिफोर डीमर्जर आपको कॉपी करनी है क्वेश्चन से। आफ्टर डीमर्जर में क्या करेंगे, जो डिवीजन बाहर हो गया उसको हटा के जो बैलेंस शीट बचती है वो, ठीक है। ऑफकोर्स जो एंट्री में कैपिटल रिजर्व आया उसका इफेक्ट देना भूलना मत। फिर बनाओगे बैलेंस शीट ऑफ मिनी, इसमें तो बिफोर डीमर्जर था ही नहीं तो छोड़ दो। आगे आफ्टर डीमर्जर, क्लियर। रितिका बोलती है वेयर कैन आई सी डेमो लेक्चर्स ऑफ एफआर, मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाओ, मिलेगा डेमो करके, ठीक है, क्लियर है वाला पार्ट। अब इस क्वेश्चन में दो और चीजें पूछी थी। पूछा था नेट एसेट वैल्यू पर शेयर। व्हाट इज नेट एसेट वैल्यू? नेट एसेट वैल्यू के पास एक शेयर 80 का है, एक शेयर 60 का है, तो अभी भी आपकी वेल्थ सेम ही है। मतलब आपके पास पहले एक नोट था 100 रुपए का, अब आपके पास दो नोट है 50-50 रुपए के, तो अभी भी 100 रुपया हुआ ना आपके पास। मैं भी यही कह रहा हूं, पहले एक नोट था 140 का, अब एक नोट 80 का, एक नोट 60 का, अभी 140 है। तो तीसरा पार्ट इसलिए ये पूछता है कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ। बोलने का नो इंपैक्ट, कोई इंपैक्ट नहीं है भाई, है ना? थोड़ा लैग हुआ था शायद। आई एम वेटिंग फॉर दिस टू रिकनेक्ट। वेट करो वेट करो वेट करो, मैं नहीं बढ़ रहा आगे। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। ये रिकनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है। अभी आया क्या? अभी आया क्या? अब आया क्या ये बताओ? अब आया कि नहीं ये बताओ? अभी भी नहीं आया क्या? हम्म। एक मिनट दे दो मेरे को, मैं चेक कर लेता हूँ। एक बार ठीक हुआ तो बताना। लैग हो गया है तो। अभी ठीक है क्या? बताओ एक बार, जब ठीक हो तो बताना प्लीज। अभी ठीक है क्या? बताओ एक बार। मेरे ख्याल से अभी ठीक हो गया। मैं रिपीट नहीं करूंगा, मतलब मैं रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लो, मैं रिपीट कर दूंगा, चिंता मत करो। यस, मुझे बता दो आपने कहां तक सुना था? फ्रॉम वेयर टिल वेयर डिड यू लिसन? एक बार रिपीट कर दोगे प्लीज? आपने कहां तक सुना था? एक बार बताओगे क्या चैट बॉक्स के अंदर, इसमें कहां तक सुना था आपने? कितने प्रतिशत भारतीय ये मानते हैं कि हमारा कहां तक हुआ था? जल्दी बताओ, बुलाओ क्या शेरा को, बुलाओ क्या, बुलाओ क्या, बुलाओ क्या, जल्दी बताओ कहां तक सुना था तुमने? ईपीएस क्या होता है? अच्छा, नेट एसेट वैल्यू पर शेयर तक सुना था क्या आपने? ठीक है, तो नेट एसेट वैल्यू पर शेयर तक सुना रहेगा आपने, सुन लो अभी, ठीक है। हाँ, यहां से रिज्यूम कर रहा हूं, यहां से रिज्यूम कर दूं? हाँ ठीक है, तो हमने, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने ऊपर का सुना था, मैं यहां से रिज्यूम करता हूं, ठीक है, सुन लो। पहले आपके पास वो बोलता है ये निकालो नेट एसेट वैल्यू पर शेयर, तो वो बोलता है कैसे निकालेंगे? टोटल नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो वो पहले केस में बिफोर डीमर्जर अपने पास एक शेयर था 140 का, आफ्टर डीमर्जर एक शेयर 80 रुपीज का, एक शेयर 60 का है। इसका मतलब ऐसा समझ लो, पहले आपके पास एक शेयर था, एक एक नोट था 100 रुपए का, अब आपके पास दो नोट है 50-50 रुपए के, तो वैल्यू तो आपके पास उतनी ही है ना, बराबर। वो भी यही करता है कि आपके पास पहले एक शेयर था 140 का, अब एक शेयर 80 का, एक शेयर 60 का, तो अभी भी वैल्यू उतनी है। तो इसलिए थर्ड वाला पार्ट क्या पूछता है? कमेंट ऑन द शेयर होल्डर्स वेल्थ, कि इस डीमर्जर से होल्डर की वेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ा? बोलने का नो इंपैक्ट, पहले भी तुम्हारे पास 140 का शेयर था, अभी 140 के शेयर ही है, बस इतना ही पूछता है वो। डन, ये था इलस्ट्रेशन नंबर 37, ध्यान रखना। आगे अब आता है बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मेरे दिल के करीब है काफी है क्वेश्चन, ठीक है। क्या है?
इलस्ट्रेशन नंबर 38 क्या बोलता है क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दो पार्ट है, दो कंपनी है AX BX, ठीक है, और इसको ABX ने एक्वायर करा दोनों कंपनी को। अब यहां दो केसेस है। सबसे पहला बोलता है कि आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको याद आना चाहिए, यू विल सॉल्व दिस होल क्वेश्चन, है ना, अज्यूमिंग कि ये कॉमन कंट्रोल में थे। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में कॉमन कंट्रोल की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। पीसी में जो भी शेयर्स दोगे नॉमिनल वैल्यू वगैरह पे देने का, ब्ला 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 ब्ला, तो आपको दिखाता हूं कैसे अकाउंटिंग करनी है। अगर कॉमन कंट्रोल होगा तो ये जो ABX है ये दो लोग को पीसी देगा, बराबर, AX और BX। अब कितना पीसी देने का? तो कॉमन कंट्रोल में हम असेट लायबिलिटी रिजर्व तीन चीज टेक ओवर करते हैं, तो तीनों का नेट निकालो। तो AX में आएगा 6000, BX में आएगा 7000। अब नॉर्मली हम अगर आपसे पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे? 6000 और 7000, 6000 दे दो AX को, 7 दे दो BX को, नॉर्मली ये बोलोगे। लेकिन आपको मैंने बताया था आईसीए ने क्या किया है, आईसीए बोलते हैं ना मुन्ना ना, टोटल निकालो, टोटल निकाला और इसको बांटोगे आप दोनों को इन द रेशियो ऑफ नेट एसेट्स। हाँ परफेक्ट आंसर, इसको बांटोगे इन द रेशियो ऑफ नेट एसेट। सर ऐसा क्यों? आईसीआई का अजम्पशन है भाई, ठीक है, आईसीआई अजम्पशन है, स्टडी मैट में इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। हाँ तो बांटने का अंदर रेशियो ऑफ नेट एसेट्स। फिर आपने एक एंट्री पास कर टेक ओवर की, ये एंट्री नहीं पास करोगे तो भी चलेगा, बस। फिर बैलेंस शीट बनाने का आपको EBX का। कैसे बनाओगे बैलेंस शीट? क्योंकि ये कॉमन कंट्रोल है तो सब कुछ एज इट इज रहेगा, जो पुराने कंपनी में था सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस क्वेश्चन की बैलेंस शीट छाप देने का उस केस में, ठीक है। बस सिर्फ इक्विटी कैपिटल जो पीसी में इशू किया वो रिकॉर्ड करना 13,000, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम रहने वाला है। ये था कॉमन कंट्रोल वाला केस। फिर अपना आएगा केस नंबर बी। पार्ट बी क्या था? पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन सेज कि सॉल्व करो अज्यूमिंग BX इज अ लार्जर एंटिटी। आपको सॉल्व करना है अज्यूमिंग BX इज अ लार्जर एंटिटी, मतलब माई बाप तो EBX था, लेकिन बोलता है ये मान लो कि BX लार्जर एंटिटी है। इसका मतलब ये तो केस होगा रिवर्स एक्विजिशन का। BX तो सेलिंग कंपनी था, बराबर, उसके पास आ गया कंट्रोल, तो कहीं ना कहीं ये होगा रिवर्स एक्विजिशन। तो ऐसे केस में क्या करना देख लो। वो बोलता है सबसे पहले मैंने बोला एक्वायर ढूंढो, तो AX BX ABX, बराबर, ये दो लीगल एक्वायरी थे और ABX लीगल एक्वायरर था। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से AX बिकम्स द एक्वायरी, AX तो एक्वायरी ही रहता है, BX एक्वायरर बन जाता है और ABX एक्वायरी बन जाता है। आइडियली BX ने ABX को टेक ओवर नहीं किया है, BX ने आइडियली AX को टेक ओवर किया, क्योंकि ABX तो वैसे भी ब्लैंक कंपनी था, ध्यान रखना, तुमको समझता तो वेरी गुड। आगे अच्छा मैंने बताया था ऊपर वाले केस में सर, अच्छा पहले वाले केस में आईसीआई रिजर्व भी टेक ओवर करता है, मैंने बताया था प्योर कॉमन कंट्रोल वाले क्वेश्चन में आईसीआई रिजर्व टेक ओवर करता है, डीमर्जर विद कॉमन कंट्रोल में रिजर्व कंसीडर मत करना, ध्यान रखो, ठीक है। हाँ अभी रिवर्स एक्वेशन, सेकंड स्टेप क्या था? डेट ऑफ एक्वेशन। तीसरा स्टेप आप डीम्ड पीसी निकालोगे। अब डीम्ड पीसी कैसे निकालेंगे? BX से इतने शेयर इशू करवाओ कि उसका ये स्टेक मेंटेन रहे, लेकिन द प्रॉब्लम इज डीम्ड पीसी निकालने के लिए ये स्टेक अवेलेबल था नहीं अपने पास। क्यों? क्योंकि लीगल पीसी नहीं दिया हुआ था, क्योंकि लीगल पीसी नहीं दिया हुआ था, है ना। तो उस केस में पहले आपको लीगल पीसी निकालना रहता है। लीगल पीसी मतलब अगर ABX पीसी देगा दोनों को तो कितना देगा? तो क्वेश्चन में दोनों की बिजनेस की फेयर वैल्यू दी हुई है, उस रेशो में देगा। तो उस केस में AX के पास 44% आएगा, BX के पास 56% आएगा स्टेक, तभी तो हम बोलते हैं BX के पास कंट्रोल आ गया। अब BX से आप इतने शेयर इशू करवाओ कि उसका स्टेक 56% मेंटेन रहे, तो BX के आउटस्टैंडिंग शेयर वो 700 डिवाइड 56%, तो आएगा वो 550 शेयर्स पीसी में। अब इसको BX की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। BX की मार्केट प्राइस दी हुई नहीं थी, निकाल सकते हो, लेकिन कैसे? BX के बिजनेस का वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, आपको BX की मार्केट प्राइस मिल जाएगी। इस तरीके से आपको करना होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ध्यान रखना बस। तो टोटल पीसी आपको डीम्ड वाला मिल गया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आईएन आप किसका लोगे? AX का लोगे फेयर वैल्यू पे, ABX का लोगे फेयर वैल्यू पे। ABX तो ब्लैंक कंपनी है, कुछ भी नहीं है, कुछ मत लेना, ठीक है। तो AX का अपन फेयर वैल्यू पे ले लेंगे। उसके बाद आएगा एनसीआई में कुछ लिखना मत, गुडविल GBP, ठीक है। अब बैलेंस शीट कैसे बनती है आपको रफ वर्क दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे? आप BX के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे। कैसे बनाओगे? BX इज द अकाउंटिंग एक्वायरर, सब कुछ एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। कैसे करेंगे सर? कैपिटल सिर्फ BX का रिकॉर्ड करोगे, उसके अलावा जो डीम्ड पीसी का जो भी अमाउंट है वो ऐड कर देना कैपिटल में। उसके अलावा अदर इक्विटी आ जाएगा, वो भी सिर्फ पेरेंट का आता है। हम CFS में कैपिटल और अदर इक्विटी सिर्फ पेरेंट का रिकॉर्ड करते हैं, बराबर, ध्यान रखना। और जो पीसी का इंपैक्ट है वो ले लेना। लाइबिलिटीज, अब देखो जो पेरेंट है वो खुद के सारे फिगर्स कैरिंग अमाउंट पे दिखाता है, एक्वायरी के सब्सिडरी के वो फिगर्स फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करता है। तो हम क्या करेंगे? लाइबिलिटी के अंदर AX एक्वायरी था, फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे। ABX एक्वायरी था, फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे, लेकिन ये तो ब्लैंक कंपनी था, छोड़ दो। BX वो तो खुद पेरेंट है, खुद का तो हम किस पे दिखाएंगे? कैरिंग अमाउंट पे दिखाने वाले हैं।
असेट्स की बात करें, असेट में सेम लॉजिक, एक्वायरी का फेयर वैल्यू पे और खुद का कैरिंग अमाउंट पे, इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट बनती है। अच्छा, बैलेंस शीट में मैंने आपको है ना, अब ये अकाउंट आप पूरी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लिया करना। अब बैलेंस शीट के अंदर दो चीजें करनी होती है फ्रॉम डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू। पहली चीज क्या है, जब आप नाम रिकॉर्ड करोगे तो आप नाम किसका रिकॉर्ड करोगे, आप नाम लीगल वाले का रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। दूसरा, जब आप नंबर ऑफ शेयर्स दिखाओगे, अमाउंट तो वैसे का वैसे रहने दो, बट जब नंबर ऑफ शेयर्स दिखाओगे तो नंबर ऑफ शेयर्स भी लीगल वाले के दिखाओगे। इतना आपको ध्यान रखना है। ऑफकोर्स जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इस रिवीजन के थ्रू कि आप जो मिस्टेक्स करते हो ना सिली मिस्टेक एग्जाम में, वो आप ना करो, इसलिए आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अब मैंने आपको है ना इस क्वेश्चन में आपको तकलीफ ना हो फ्यूचर में, तो आप बोलोगे कितना बड़ा क्वेश्चन है सर, तो मैंने आपको पूरे क्वेश्चन का एक समरी भी दिया हुआ था की पॉइंट्स का, कि इस क्वेश्चन में की पॉइंट्स क्या है। पार्ट ए में जहां कॉमन कंट्रोल की बात हुई थी, की पॉइंट ए की पीसी देना है, निकालना पड़ेगा, टोटल को बांटेंगे नेट एसेट के रेशियो में, पहला की पॉइंट। सेकंड वाले केस में की पॉइंट लीगल पीसी नहीं दिया हुआ था, तो लीगल पीसी अपन ने कैसे माना, जो दोनों के बिजनेस की फेयर वैल्यू थी उतना पीसी देंगे। उसके अलावा इसके बेस पर आप डीन पीसी निकालोगे, जो डीन पीसी का नंबर ऑफ शेयर्स आएगा उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, मार्केट प्राइस निकालनी पड़ेगी, कैसे, बीएक्स का फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे। बस ये की पॉइंट्स, अगर आपको इतना याद हो गया तो काम बन गया आपका, ध्यान रखना। एलडीआर क्वेश्चन है, करके जाना प्लीज। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर आता है मेरा प्यारा राज दुलारा, इलस्ट्रेशन नंबर 40, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आईसीआई का फेवरेट है, 2 बार तो एग्जाम में पूछ भी चुका है ये। चलो क्या बोलता है देख लो, प्रोफेशनल लिमिटेड, डायनामिक लिमिटेड, ठीक है, ये तो काफी लोग का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हुआ क्या है, प्रोफेशनल ने डायनामिक को एक्वायर किया, ठीक है, उसके बदले शेयर इशू किए, कितना एक्वायर किया, 70% एक्वायर किया, ओके, शेयर वगैरह इशू किए, ठीक है। फेयर वैल्यू पीपी का फेयर वैल्यू दिया हुआ है, ये आपके स्टेप 4 में काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ये वाला है, वो बोलता है कि हमने एक कंसिडरेशन प्रॉमिस किया है ओवर एंड अबव जो हम पे करने वाले हैं। अब वो कंसिडरेशन क्या है, हायर ऑफ, इट इज हायर ऑफ 35 lakhs या फिर 25% ऑफ एक्सेस प्रॉफिट्स। हायर बोला है ना, हायर का मतलब होता है मिनिमम 35 lakhs तो पे करने ही वाले हैं, बराबर। तो इसलिए आपको सुनने में लगेगा कंटीजेंट कंसिडरेशन है, लेकिन है ये डिफर्ड कंसिडरेशन। क्यों, आपका एक्सेस प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा तो भी आपको 35 lakhs तो पे करना ही है ना, इसलिए बोलते हैं डिफर्ड कंसिडरेशन है ये। तो इसको अपन कौन से वैल्यू पे लेंगे, इसको अपन प्रेजेंट वैल्यू पे लेंगे पीसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद और ये एसबीपी का एक ट्रांजेक्शन है, तो ये भी आएगा आपके इसमें पीसी में, प्री वाला पार्ट आ जाएगा। उसके अलावा आपको एक ये लॉ सूट का बोला हुआ है 5 लाख, ये आपके स्टेप 4 कंटीजेंट लायबिलिटी में आ जाएगा, और रेट दिया हुआ है 30%, बराबर। 30% मतलब डिफर्ड टैक्स भी आ जाएगा। तो इसको मैंने सॉल्व भी किया था। स्टेप नंबर 1, एक्वायरर प्रोफेशनल है, डेट ऑफ एक्वेशन दिया हुआ है, पीसी 70%, तो पहले शेयर्स आपने ने दिया, वो ढंग से निकालना शेयर्स। उसके बाद आपने दिया डिफर्ड कंसिडरेशन, मैंने यहाँ लॉजिक बताया, हायर है, हायर मतलब इतना तो मिनिमम देना ही आपको, तो ये डिफर्ड हो गया, लिख लिया। उसके बाद कुछ इंप्लॉय को प्रॉमिस किया था, तो वो नहीं आता है। फिर एसबीपी अबाउट प्री वाला, ये इतना आता है, आपका ये पीसी आ जाता है। उसके बाद आईएनए, हम आईएनए सिर्फ पीपी का दिया हुआ था फेयर वैल्यू, तो बाकी सबका बुक वैल्यू फेयर वैल्यू टेक ओवर कर लिया। लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करना भूलना मत। अब आएगा डीटीए डीटीएल भी, तो डीटीए डीटीएल किस पे आएगा, जिसका कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू अलग है। तो फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट मतलब फेयर वैल्यू टैक्स बेस सिर्फ 2 चीज का लगता है, वो था पीपी और कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो उस पर आपने डीटीए निकाला, डीटीए भी रिकॉर्ड किया आईएनए के अंदर, तो मेरा इतना आईएनए आ गया बस। फिर एनसीआर निकाल लिया, फिर गुडविल निकाल लिया, और बैलेंस शीट आपने प्रिपेयर कर दी। बैलेंस शीट में ध्यान रखना, भले डीटीए आता है लेकिन ओवरऑल बैलेंस शीट में डीटीएल ज्यादा है, तो हम नेट में डीटीएल रिकॉर्ड करते हैं इस केस में, पहली चीज। सेकंड चीज, कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करना भूलना मत, प्रोविजन फॉर डिफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड करना भूलना मत, और जब इक्विटी और अदर इक्विटी रिकॉर्ड करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का आएगा, और जो पीसी में दिया वो आएगा, ठीक है। क्लियर है क्या वाला पार्ट, अरे यस और नो, यस। ध्यान रखना इतना, बैलेंस शीट बना के प्रैक्टिस करोगे तो ही आपसे अच्छे से होगी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, मैंने इधर एक एंट्री भी लिखाई थी, आप हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपने ऊपर के स्टेप्स में किया हुआ है ना, वो सारा आपका बैलेंस शीट में आना चाहिए। जो आई ने टेक ओवर किया, पीसी इशू किया, एनसीआई आया, जीबीपी आया, सब आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, हेलो सर, लव द वे यू टीच, आपने ऐसा सरकाया सब टॉपिक, कुछ बचा ही नहीं, थैंक्स फॉर बीइंग देयर विद अस, एफआर में देखे, थैंक यू बड़ी, थैंक यू, थैंक यू टू रीड आवर टेक्स्ट, ओके ट्रिगर, थैंक यू। चलो क्लियर, आगे बढ़े वाला पार्ट, ओके। और क्या था क्वेश्चन के अंदर, ये तो हो गया। फिर एक इलस्ट्रेशन नंबर 41 था, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको बस 6 स्टेप की अकाउंटिंग करनी है, बराबर। तो इसमें कुछ भी नहीं था एक्चुअली देखा जाए तो, ये तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे तो खुद भी कर सकते हो, लेकिन ये एलडीआर है, ठीक है, 41 एलडीआर है, लेकिन सिंपल है तो आप कर सकते हो। तो एलडीआर क्यों है सर, क्योंकि जल्दी हो जाएगा आपसे, इसलिए छोटा सा क्वेश्चन है। सुपर डुपर इफेक्टिव रिविजन, थैंक यू पीयूष, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, 41 तो आप कर लोगे।
फिर आता है 42, 42 अगेन एलडीआर, 42 अगेन वही वाला क्वेश्चन है, दैट इज बेस्ड ऑन रिवर्स एक्विजिशन, ठीक है। तो ये फटाफट से अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगेन एक कंपनी है एंटिटी ए एंटिटी बी। अब एंटिटी ए ने इतने शेयर इशू कर दिए बी को कि कंट्रोल थमा के आ गया, ठीक है। वो कैसे मालूम पड़ा मुझे, जब मैंने एक बेसिक आइडिया बनाया। ए के पहले 100 शेयर थे, बी के पहले 60 शेयर थे। अब ए ने बी को 150 शेयर दे दिए, तो कंबाइंड में देखा तो 100 प्लस 150 कितने होगा, 250। 250 में से 100 ही ए के पास है, बाकी तो 150 बी के पास है, तो बी के पास कंट्रोल चला गया। बस वही सेम अकाउंटिंग, एक्वायरर लीगल अकाउंटिंग ढूंढो, डेट ऑफ एक्विजिशन निकालो, डीम्ड पीसी निकालो। डीम्ड पीसी मतलब जितनी भी शेयर्स डिवाइड बाय द स्टेक टू बी मेंटेन्ड। तो 40 शेयर्स देना है और बी के प्राइस से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज बी इशू करेगा। बस आईएनए निकालो, एनसीआर गुडविल निकालो, और वही सीएफएस का लॉजिक बना दो जो अपन ऊपर डिस्कस किया। वापस से अपन रिपीट नहीं कर रही ये चीज, बट एक क्वेश्चन करके जाने का अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 42, 43 यू कैन डू इन होमवर्क। हाँ ये वाला एक है इलस्ट्रेशन नंबर 49। छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोलता है देख लो, फटाफट से डिस्कस करो। ये भी अगेन छोटा क्वेश्चन है। हम बोलते हैं कि एबीसी ने जेकेएल को एक्वायर किया, 70% एक्वायर किया, ठीक है। अब क्या क्या दिया, पहले तो शेयर्स दिया पीसी में, तो अपन शेयर्स कंसिडर कर लेंगे। उसके अलावा डिफर्ड कंसिडरेशन दिया, तो प्रेजेंट वैल्यू पे ले लेंगे। फिर दिया कंटिजेंट कंसिडरेशन, तो उसको अपन फेयर वैल्यू पे ले लेंगे, ये पीसी में 2.5 पे आ जाएगा बस। और क्या दिया हुआ है, इस केस में इंपेयरमेंट भी हुआ है। और अपने को इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको दोनों मेथड से निकालना है, दोनों मेथड से गुडविल निकाला। दो मेथड क्या है, एनसीआई के होते हैं ना दो मेथड, फेयर वैल्यू पीएसएन है। तो मान लो एनसीआई फेयर वैल्यू पे होता तो क्या अमाउंट होता, पीएसएन पे होता तो क्या अमाउंट होता। ऐसा दोनों मेथड सॉल्व करना है आपको। तो मैंने आपके लिए सॉल्व भी किया था, इधर आपको दिखाता हूँ नीचे, इधर देखो, इधर अपन ने किया था एकदम मस्त, शेयर दिया, डीसी दिया, सीसी दिया, ठीक है। फिर आई ने अपन ने जेकेएल के फेयर वैल्यू पे टेक ओवर किए। अब इसमें टैक्स रेट दिया हुआ था, तो डीटीए डीटीएल भी निकाल दिया, ठीक है। फिर एनसीआई अगर फेयर वैल्यू पे लोगे तो एनसीआई के पास कितने शेयर्स है, टोटल में से 24% एनसीआई के पास है। और एनसीआई के पास किसके शेयर्स है, सब्सिडरी के शेयर्स है, तो सब्सिडरी के फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। एनसीआई के बाद जेकेएल के शेयर्स है, तो जेकेएल की फेयर वैल्यू भी दी हुई है, उससे मल्टीप्लाई करो, एनसीआई मिलेगा फेयर वैल्यू वाला, पीएसएन वाला तो आईएनए का प्रोपोर्शनेट। बस दोनों केस में आपने गुडविल निकाली। और इस केस में बोला था गुडविल का इंपेयरमेंट हुआ है 10% का, तो जितना भी गुडविल आया उसका 10% आप माइनस कर देना, आपको गुडविल इंपेयरमेंट मिल जाएगा। यही पूछा था इसके अंदर, और कुछ नहीं पूछा था इसके अंदर, ठीक है। यह था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 49। फिर आता है इलस्ट्रेशन नंबर 50। इसके अंदर क्या था, कंटिजेंट कंसिडरेशन का अकाउंटिंग पूछा था। दो केस है, पहले केस में बोलता है कि मैं आपको सबसे पहले 10 लाख शेयर्स दूंगा नॉर्मल। सेकंड बोलता है कि मैं आपको कंटिजेंट कंसिडरेशन भी है जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स है। जहां फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है वहां डे वन पे तो अपन पीसी में फेयर वैल्यू पे लेंगे, लेकिन क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है तो एवरी ईयर एंड पे अपन रीमेजर नहीं करेंगे। केस 2 बोलता है कि हम आपको नॉर्मल शेयर्स तो देंगे, लेकिन जो कंटिजेंट कंसिडरेशन था उसके शेयर्स फिक्स नहीं, वेरिएबल है। तो वेरिएबल है तो क्या करेंगे, डे वन पे पीसी में तो वही अमाउंट पे आएगा फेयर वैल्यू पे, बस एवरी ईयर के एंड पे रीमेजर करना पड़ेगा थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका भी सोल्यूशन मैंने आपको यहां दिया हुआ है, देख लो। केस 1 जहां फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स देंगे कंटिजेंट कंसिडरेशन में, तो पीसी में शेयर्स दिया, कंटिजेंट कंसिडरेशन दिया, बराबर, रीमेजर करना मत क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है। आगे केस 2 वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स है, तो डे वन का पीसी तो उतना ही रहेगा, बस ईयर एंड पे आपका जो कंटिजेंट था उसका फेयर वैल्यू 25 से 40 हो चुका है, तो 15 से आपको बस उसको रीमेजर करना पड़ेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके। फिर क्वेश्चन 51, एक्चुअली एक क्वेश्चन है 51, इसका थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है जहां थोड़ा अलग अलग आंसर दिया हुआ है, तो उसकी बात करता हूं मैं बाद में लेटेस्ट स्टेज पे। फिर आएगा 52। ओहो भाई साहब क्या क्वेश्चन है, एकदम चुम्मा क्वेश्चन है ये 52। सुनना क्या है, ये एकदम बड़ा क्वेश्चन, मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है May 23 के लिए। मैं तुमको पहले ही बोल रहा हूँ May 23 में मेरे को बिजनेस कॉम्बिनेशन आता हुआ दिख रहा है, और मुझे ये क्वेश्चन वहाँ ऐसा धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, काफी लोग डरते हैं इस क्वेश्चन से, तो थोड़ा रिवाइज करा तो अच्छी तरीके से सुन लो क्या बोलते हैं। एच लिमिटेड एक्वायर्ड एस लिमिटेड, तो एच हो गया पेरेंट, एस हो गया सब्सिडरी। कैसे एक्वायर किया, पहले 15% फिर 45%, तो 15% हो गया प्रीवियस लैंड इन्वेस्टमेंट, 45% अभी का आपका स्टेक हो गया, टोटल स्टेक 60% हो गया, कंट्रोल आ गया। फिर आपको एस की बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसमें चेंज करना, जो कैश का बैलेंस है वो उसका फेयर वैल्यू भी 4 होना चाहिए, 4.5 नहीं। तो आपको दो कॉलम दिया हुआ है, कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू। इसमें एक और चीज है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, आपको मैंने बताया था जब आप ये टेक ओवर करोगे तो आप कौन से वैल्यू पे टेक ओवर करोगे, आपको टेक ओवर करना होता है इसको एफवीएल सीटीएस के ऊपर, ध्यान रखना। क्लियर है वाला पार्ट? आगे बढ़ जाते हैं। फिर सब कुछ दिया हुआ है। अब दो चीजें दी हुई है, सबसे पहले बात क्या है कंटिजेंट लायबिलिटी का। इसका इंपैक्ट किधर आएगा, इसका इंपैक्ट आएगा आपके स्टेप नंबर 4 में। दोनों को आप आईएनए में रिकॉर्ड कर लोगे। फर्क कितना है, एक पे आपको डिटेल क्रिएट करना है क्योंकि क्लियरली बोला क्रिएट करना है,
सेकंड के लिए इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो आईसीए ने बोला इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो हम क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है। फिर है इंडेमनिफिकेशन असेट, आईएनए में टेक ओवर कर लेना, और नीचे बोला गया इसके ऊपर डिटेल नहीं चाहिए तो हम नहीं निकालेंगे डिटेल। फिर आता है एनसीए हेल्ड फॉर सेल, बोलता है 4 करोड़ इसकी एफईएल सीटीएस है, ठीक है, तो वो स्टेप 4 में आईएनए में टेक ओवर कर लेंगे। फिर ये वाला पॉइंट जहां पीसी का बात किया हुआ है, ठीक है, कि पीसी में शेयर्स वगैरह देंगे तो शेयर दे देना। फिर बोलता है पीसी में कैश देंगे तो कैश दे देना। उसके अलावा बोलता है कि पीसी में कंटिजेंट कंसिडरेशन देंगे, उसका आज फेयर वैल्यू 22 करोड़ है और ईयर एंड पे 23 करोड़ हो जाएगा, तो पीसी में 22 पे गिन लेंगे, ईयर के एंड पे रीमेजर कर लेंगे पूछा तो। फिर आपको एस सब्सिडरी के शेयर का फेयर वैल्यू दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है, जो अपना प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट है ना उसको मेजर करने के लिए दिया हुआ है, कंसिडर कर लेंगे। फिर एक इंफॉर्मेशन है मेजरमेंट पीरियड की, कि एक इंटेंजिबल था जो बाद में मालूम पड़ा, 1 साल के अंदर मालूम पड़ा, एंड इट ऑल्सो रिलेट्स टू डेट ऑफ एक्विजिशन, तो इसकी एंट्री जिस दिन मालूम पड़ा उस दिन मारेंगे, डे 1 पे नहीं मारेंगे, तो इसकी एंट्री मारना सिखाता हूं। फिर एक और एडजस्टमेंट दिया हुआ था कस्टमर रिलेशन का, लेकिन ये अराइज हुआ है बाद में, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद अराइज हुआ है, तो इसका इंपैक्ट आप गुडविल वगैरह में नहीं लोगे, और क्योंकि ये बाद में अराइज हुआ है और ये सेल्फ जनरेटेड है तो ये रिकॉर्ड भी नहीं होने वाला किधर, ठीक है। टैक्स से 30% दिया हुआ था, बोलता है 3 चीजें बनाओ। सबसे पहले स्टेप में अपने को 6 स्टेप फॉलो करके जीबीपी वगैरह निकालने बोला है, गुडविल जीबीपी, और एनसीआई को पीएसएनए पे लेने बोला है। सेकंड पॉइंट में बोलता है मेजरमेंट पीरियड वाला एडजस्टमेंट बताओ, क्या करेंगे उसका, तो एंट्री मार के बताऊंगा। तीसरा बोलता है कंटिजेंट कंसिडरेशन को रीमेजर करके दिखाओ, करके दिखा देंगे। तो कैसे किया था मैंने, सिंपल 6 स्टेप फॉलो करने का, पूरा फॉर्मेट बेस्ड है भाई, अपन क्लास के अंदर ये सीखते हैं कि फॉर्मेट के तरह से करने का अपने को। तो बोलता है स्टेप नंबर 1, एच लिमिटेड इज द पेरेंट 2, ठीक है। अब पीसी में आपने 45% के लिए क्या क्या दिया, शेयर्स, कैश, कंटिजेंट कंसिडरेशन, और मैंने बताया था ना आईसीआई पीसी में ही इसको दिखता है प्रीवियसली इन्वेस्टमेंट, तो अपन भी यहां दिखाने का कोशिश करेंगे। तो कैसे मेजर करेंगे, 12 करोड़ 0.12 करोड़ शेयर्स है, उसमें से 15% मेरे पास थे और हर एक शेयर का वैल्यू 395, तो ये आ गया आपका प्रीवियसली इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। फिर आईएनए में पीपी, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ये सब ले लो। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वो रेड में आपको दिखेगा, एनसीए हेल्ड फॉर सेल एफईएल सीटीएस पे आएगा। इंडेमनिफिकेशन असेट लेना भूलना मत, फिर नॉर्मली सारे असेट ले लो। कंटिजेंट लायबिलिटी 2 थी वो लिया, और डिटेल भी राइज होगा, तो डिटेल कैसे निकलेगा वो यहाँ निकाला हुआ है मैंने, जो भी असेट का फेयर वैल्यू और टैक्स बेस अलग है उस पर आप डिटेल निकालोगे। अब ये देखो रेड वाले देखो, कंटिजेंट लायबिलिटी मैंने बताया था ना, एक पे क्रिएट करने बोला तो मैंने क्रिएट किया, दूसरे वाले पे कुछ बोला नहीं है तो आईसीआई क्रिएट नहीं करता, मैंने भी क्रिएट नहीं किया। इंडेमनिफिकेशन पे क्लियरली बोला हुआ है कि मत क्रिएट करना, तो मैंने क्रिएट नहीं किया, बस ये आया आईएनए। फिर एनसीआई निकाला, फिर गुडविल वगैरह निकाल लिया, ठीक है। वो स्टेप से देखो मैंने गुडविल के स्टेप में अलग से दिखाया प्रीवियस इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने आईसीआई का लाज भी रख लिया और अपना अलग भी दिखा दिया यहाँ। फिर सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट में आपको सिर्फ मेजरमेंट पीरियड का एडजस्टमेंट देना है, तो कैसे करेंगे, मेजरमेंट पीरियड का एडजस्टमेंट देना आपको देना है, तो उस केस में हम आईएनए रिकॉर्ड करेंगे जो बड़ा था 3.5 से। अब क्योंकि एनसीआई पीएसएनए पे है तो एनसीआई में जाएगा 40%, बाकी गुडविल में जाएगा 60%, बताया था मैंने आपको। उसके बाद कंटिजेंट कंसिडरेशन 22 से 23 हो गया, तो 1 की आप एंट्री मार देना, दैट्स इट। ये होगा सोल्यूशन आपका, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसको, इस क्वेश्चन को आप देख के जाओगे ना, आप कभी मिस्टेक नहीं कर सकते क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है वाला पार्ट, डन। आगे बढ़ते। अच्छा, एक इलस्ट्रेशन 53 है मेरे किताब में, इसको कॉमन पूल मार्क करना। सीपी मतलब कॉमन पूल। सर कॉमन पूल क्या होता है, कॉमन पूल मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो दूसरे इंडिया से लिंक्ड है, जो आप अभी नहीं कर पाओगे, तो कॉमन पूल के ऊपर मैं एक अलग से ही पूरा रिवीजन ले लूंगा, मतलब जिसमें सारे कॉमन पूल कंसेप्ट्स होंगे, ठीक है। तो मेरे ऐसे रिवीजन में आपको मिलेगा कुछ कुछ जगह पे कॉमन पूल। तो कॉमन पूल मतलब वो अभी मैं नहीं कराऊंगा, वो बाद में लास्ट में पूरा एफआर एक बार पढ़ने के बाद समझेगा, तो अभी नहीं, ठीक है। बाकी किसी ने किया रहेगा तो वेरी गुड पहले से। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर जो एलडीआर है वो दिखा रहा हूँ, 1 एलडीआर नहीं है, 2 एलडीआर नहीं है। कुछ एमटीपी आरटीपी वाले क्वेश्चन में आईसीआई की मिस्टेक है, तो मिस्टेक वाले क्वेश्चन मैंने बोला है वो एलडीआर तो नहीं है अपने लिए, अवॉइड करो उसको, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सिंपल है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 4 से ट्राई कर लेना, 4 इज ईजी, मतलब आपको ट्राई करना तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 एमटीपी आरटीपी का। अच्छा आप सुनना, ये जो मैं रिविजन करा रहा हूँ ना, ये मैं एडिशन 6 से करा रहा हूँ, बराबर। तो सर हमारे पास अगर एडिशन 5 है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन की नंबरिंग आपको सिर्फ ध्यान रखनी पड़ेगी बस। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एडिशन 6 में होंगे लेकिन 5 में नहीं होंगे, तो मैं एडिशनल क्वेश्चन की शीट 1 हफ्ते के अंदर डाल दूंगा, तो आपको वहां से मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे, कुछ कुछ क्वेश्चन का नंबरिंग आपको डिफरेंट मिलेंगे। अच्छा जैसे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना एडिशन 5 में इंडेक्स 38 के अंदर है, समझ रहे हो तुम, तो इसलिए मैं उसको यहाँ उठा के यहाँ लेके आया अभी मैं, तो ध्यान रखना। तो उतना थोड़ा मोटा आप ध्यान रखो, तो लिख के रखो, ये क्वेश्चन एडिशन 5 के 38 में है, इंडेक्स 38 के अंदर वहां है। तो करना क्या है इसके अंदर,
हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम एक कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, उसमें पीसी दे रहे हैं, और पीसी देने के बाद हम उसके कुछ इंटेंजिबल्स भी टेक ओवर कर रहे हैं। तो इंटेंजिबल का अकाउंटिंग कैसे करना है, तो सिंपल है, आप जो पेटेंट टेक ओवर कर रहे हो वो टेक ओवर करोगे। अब इसमें थोड़ा सा एक आर्ग्यूमेंट जैसा है, जैसे बी वाले पॉइंट में है, वो बोलता है पेटेंट की कॉस्ट 13 है लेकिन फेयर वैल्यू 19 है, तो हम तो फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड बोलता है आपको इंड एस 38 याद होना चाहिए। 38 में ऐसा लिखा है कि अगर वो फेयर वैल्यू एक्टिव मार्केट की है तो ही चलती है फेयर वैल्यू, वरना कॉस्ट पे रखने का। अब यहाँ किधर भी मेंशन नहीं एक्टिव मार्केट के बारे में, तो इस क्वेश्चन में ये अज्यूम किया है कि 19 करोड़ एक्टिव मार्केट की नहीं है, तो 13 पे टेक ओवर किया है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, बराबर क्या, कॉस्ट पे टेक ओवर किया है, तो अज्यूम किया हुआ है उस केस में, वो ध्यान रखना। उसके अलावा ये है लाइसेंस वाला, तो एक लाइसेंस वाला अपन ने टेक ओवर किया है, लेकिन ये लाइसेंस ग्रांट में मिला था, ग्रांट में। तो जहां आप लाइसेंस रिकॉर्ड करते हो वहां आपको ग्रांट भी रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन एक क्वेश्चन में ग्रांट रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो वो ध्यान रखना, वो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आप जो भी फॉलो करोगे एग्जाम में, नोट देकर रहता ना, नोट जो भी एग्जाम में फॉलो करोगे गिव नोट ऑफ इट, बस नोट दे दोगे तो काम आपका बन जाएगा। क्लियर? तो मैंने याद दिया हुआ भी ये चीज, मैंने लिखा हुआ भी 13 करोड़ क्यों लिया, एज पर 38 फेयर वैल्यू इज कंसिडर्ड ओनली इफ इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एक्टिव मार्केट। इन दिस क्वेश्चन इट इज अज्यूम दैट फेयर वैल्यू ऑफ 19 CR इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम एक्टिव मार्केट। आप वाइस वर्सा भी अज्यूम कर सकते हो, बट नोट लिखकर आ जाना, ठीक है। खत्म करने के पहले सुन लो, अगर आपको है ना ये क्या बोलते हैं लेक्चर्स चाहिए, बीबी वर्चुअल्स के ऊपर अवेलेबल है, एग्जाम ओरिएंटेड एक रेगुलर बैच की तरह है, और फास्ट ट्रैक बैच भी है। किताब चाहिए यहाँ के बुक सेक्शन में जाओ, किताब भी आपको मिलेगी, देखो ऑडिट वगैरह की भी है, एफआर की आपको मिलनी तो चाहिए, ये देखो एफआर डाइजेस्ट बराबर यहाँ भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, मेरी किताब मेक माई डिलीवरी पे भी अवेलेबल है, वहां से भी आप ले सकते हो। ये हो गया, ठीक है। सर सुनो तो सही है, अच्छा है, अरे मजनू चल फटाफट सरक सरक कर, चल फटाफट सरक कर, है ना। मैंने आपका बैच 21 में लिया था, आई होप यू रिमेंबर मी। यस प्रियंका, रिमेंबर यू। मैंने सोचा था इनसे बेटर कोई एफआर नहीं पढ़ा सकता है ना, आज आपके नोट्स के पैटर्न में कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं ना, आई एम लाइक आपसे अच्छा आप ही पढ़ा रहे हो, अच्छा अच्छा मेरे से अच्छा मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेरा कॉम्पिटिशन खुद से। थैंक यू सो मच प्रियंका, लवली फॉर द लवली मैसेज। दादा आपकी रिकॉर्डेड क्लास देख रहा हूँ, आप ऐसा पढ़ाते हो कि सब मक्खन के माफिक छोटे से मगज में चला जाता है। अच्छा ठीक है, तो सुनो तो सही, अब इसको खत्म कर देते क्या, सुनो मेरी बात। सर से, है ना, सर से, सर से, सर से मुरी चुनरी जाए, जाए जाए, सर से मुरी चुनरी जाए, सरक सरक सरक। भाई साहब ये चैप्टर को आपने बेहतरीन तरीके से कर लिया है। एडिशनल क्वेश्चन की शीट में थोड़े समय में डाल दूंगा। इसका जो चार्ट था, जो चार्ट दिखाया था ना मैंने आपको, मैं अभी इसको टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, ये वाले चार्ट को, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे अभी आपको डाल दूंगा इसको, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना, अगर आपने लाइव देखा है तो भी बाद में कमेंट जरूर कर देना कि आपको सेशन कैसा लगा। कमेंट करोगे तो ज़्यादा लोग को रीच होता है। अगर मैं कुछ चीज़ फ्री में डाल रहा हूँ तो मैं वही एक्सपेक्ट करता हूँ कि ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ताकि काफ़ी लोगों की हेल्प हो सके और अगली बार एफआर में बहुत सारे एग्जामेशन आ सके, है ना। तो यार थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको मज़ा आया रहेगा। थैंक यू सो मच। दादा फीस का पता नहीं, लेकिन आपने लव और रिस्पेक्ट बहुत कमा ली है। थैंक यू यार, आप लोग इतना प्यार करते हो इसलिए ही है बस, और क्या। थैंक यू यार, बाकी मुझे मज़ा आता है आप लोग को पढ़ाने में, तो थैंक यू सो मच। आपने लेस देन 90 मिनट्स में इसको सरका दिया भाई, तो इट इज़ अचीवमेंट फॉर अस, तो वेरी गुड। और आपने इस बार शांति से किया है, पूरा एकदम प्रिपेयर करके आया था मैं तुम्हारे लिए, आई होप आपको पसंद आया रहेगा, ठीक है। चलो, तो ज्योति कहती है लव यू सर, थैंक यू सो मच। सचिन कहते हैं बाय सर, लवली सेशन, थैंक यू सचिन। थैंक यू ऐश्वर्या, गुड नाइट नीलेश, बाय ज्योति। आर रॉक्स सर बहुत अच्छा है, लाइफ के लिए नया बैच बनाओ, आएगा 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 आएगा, ठीक है। लेकिन वो आर रॉक्स आप एग्जाम ओरिएंटेड भी ले सकते हो, ठीक है। चलो बाय पल्लवी, बाय प्रियंका, बाय कृष्णा, बाय मोहम्मद अजहर, बाय पल्लवी, बाय एवरीवन, टेक केयर यार, सी यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है, बाय बाय।